हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। हम इतिहास में चर्चा कर रहे थे। इतिहास में हम खिलजी वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। खिलजी वंश में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा था। हमने उसके परिचय के बारे में जाना था, कैसे उसको शाइस्ता खां की उपाधि मिली थी, बुलंदशहर की जागीर मिली थी उसको। उसके बाद हमने उसकी उदारता पर चर्चा की थी, कितना वो उदार था और उसने कौन कौन से अभियान किए थे, रणथंभौर और मंडोर। उसके बाद जो उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसके समय में दो अभियान किए थे, भिलसा और उसके बाद देवगिरी। दो अभियान उसने किए थे। उसके बाद कड़ा माणिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसको बुलवाया था और उसका वध कर दिया था। तो हमने जाना था कि अधीनस्थों को माफ़ करने की नीति ही जलालुद्दीन खिलजी के पतन का कारण बनी थी। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासन 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का वध हो गया था। तो 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार किया था उत्तर अभियान के लिए, करद राज्य बनाया था दक्षिण अभियान के लिए। वो राजकीय आय में वृद्धि करना चाहता था और सैन्य क्षमता बढ़ाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे विस्तार करना था और उसके लिए उसने राजकीय आय में वृद्धि करने के लिए उसने अनावरत मतलब लगातार युद्ध की नीति अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। थोड़ा सा हम परिचय जानेंगे, फिर उसके क्रमबद्ध उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो परिचय के बारे में हम जानेंगे कि क्या परिचय था वो, उसके बारे में क्या उसकी योग्यता थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसका पूरा नाम था अली गुरसास्प। पूरा नाम जो इसका था वो अली गुरसास्प, अली गुरसास्प पूरा नाम इसका अली गुरसास्प था। जलालुद्दीन के राज्याभिषेक के समय, मतलब इसके चाचा, इसके पहले थे कि नहीं, जलालुद्दीन के राज्याभिषेक के समय ये अमीर ए तुजुक के पद पर था। अमीर ए तुजुक के पद पर था। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्टार लगा दे रहा हूं। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बताता हूं तो स्टार लगा देता हूं। जलालुद्दीन के राज्याभिषेक के समय अमीर ए तुजुक के पद पर था। कड़ा माणिकपुर में मैंने पहले आपको बताया था, जब जलालुद्दीन पढ़ाया था तो गयासुद्दीन बलवन का भतीजा कड़ा माणिकपुर में शासन कर रहा था, वो सूबेदार था वहाँ। तो उसने विद्रोह किया था। तो जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को आदेश दिया था कि उस विद्रोह को दबाओ, दमन करो। उसका दमन करने के बाद इसको कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी मिली थी। तो अगर हम कह सकते हैं कि गयासुद्दीन बलवन के भतीजे, तो क्या नाम था उसका, मलिक छज्जू। मलिक छज्जू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसने विद्रोह किया था। तो मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के बाद उसको कड़ा माणिकपुर, कड़ा माणिकपुर कहाँ है मैंने आपको बताया था, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट है, कोसांबी क्षेत्र इलाहाबाद के पास है, वो कड़ा माणिकपुर है। गंगा नदी बीच से निकली हुई है। कड़ा एक तट है, माणिकपुर दूसरा तट है, वो बताया था, वहाँ का सूबेदार था। तो कड़ा माणिकपुर की जागीरदारी मिली, 1292 में इसने भिलसा विदिशा को लूटा था। तो भिलसा को लूटने के बाद इसको अवध की जागीरदारी मिली थी। लखनऊ का क्षेत्र अवध की जागीरदारी मिली थी। तो इन दोनों क्षेत्र का वो सूबेदार था। तो अमीर तुजुक के पद पर था। और उसके बाद उसने जो है 1296 में बलवन के लाल किले में राज्याभिषेक कराया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये इसका परिचय था अलाउद्दीन का। अब अपन अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। राजत्व सिद्धांत मतलब राज का नियम, क्या नियम कानून है, क्या नीतियां हैं। सिद्धांत मतलब कैसे राज्य चलेगा, क्या क्या कठोर कानून है। तो बलवन की तरह है, इसका ही राजत्व सिद्धांत था। तो राजत्व सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो बलवन की तरह ही निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था। तो अगर अपन कहें तो बलवन की तरह निरंकुश
शासन स्थापित करना चाहता था। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बलवन का कैसे उसने सेजिदा पेबोस के मध्य एशिया के शिष्टाचार को लेकर आया था। गयासुद्दीन बलवन जिल इलाही ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत ए खुदाई राजत्व की देन, वो इन सब चीज़ों को मानता था, गंभीरता को धारण किए हुआ था। मद्यपान पर निषेध कर दिया था, आमोद प्रमोद ऐसी चीज़ों पर निषेध कर दिया था उसने। किसी भी गरीब परिवार से नहीं मिलता था, अमीरों का साथ रखता था। तो बलवन ने हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया था, मजाक करने पर। ये उसने गंभीरता को धारण किया था, ये उसका राजत्व सिद्धांत था। मतलब जो है सीरियस होके वो जो है शासन चलाता था। ऐसे ही अलाउद्दीन ने किया था। तो अलाउद्दीन ने लगभग वैसे ही किया था। तो बलवन की तरह निरंकुश शासन, निरंकुश शासन का मतलब होता है तानाशाही, मतलब हम जो चाहेंगे वही होगा। तो इसने ये चाहा था। तो अगर इसने देखेंगे तो राजस्व सिद्धांत में इसने राजनीति को हमेशा धर्म से अलग रखा। इसको पता था कि धर्म में तुर्क अमीर आते हैं, तुर्क अमीर बाधा बनते हैं। धर्म में क्या होता है कि राजनीति में वो फैसले नहीं ले पाते हैं जो राजा हमेशा भलाई के लिए लेना चाहता है या खुद की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए वो लेना चाहता है, तो ऐसा नहीं कर पाता था। तो राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति को, पहला है राजनीति को धर्म से अलग रखा, राजनीति को धर्म से अलग रखा। इसके तहत उसने क्या क्या काम किए? राजनीति को धर्म से अलग रखा। तो इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, इस्लाम के सिद्धांतों का पालन इसने नहीं किया, और ना ही धार्मिक उल्लेमाओं की सलाह ली। धार्मिक उल्लेमाओं क्या होते हैं? उल्लेमा मतलब उनके संत होते हैं एक प्रकार से। तो धार्मिक उल्लेमाओं की सलाह नहीं ली इसने। ये लिखना पड़ता है 5 नंबर में, अगर पूछ सकता है तो ये हमें पता होना चाहिए क्या राजस्व सिद्धांत था। तो राजनीति को उसने धर्म से अलग रखा, इस्लाम के सिद्धांतों का उसने पालन नहीं किया, धार्मिक उल्लेमाओं की सलाह भी उसने नहीं ली। उसने अपने आप को खलीफा का नायब घोषित किया। पैगंबर के बाद उत्तराधिकारी जो कहलाए खलीफा, तो उत्तराधिकारी खलीफा ही थे, खलीफा के अंतर्गत ही शासन करते थे, वही नियुक्ति पत्र देते थे। तो खलीफा का नायब घोषित किया कि मैं शासन कर रहा हूं, उनका नौकर बन के, अगर इस प्रकार से कहें तो खलीफा का नायब घोषित किया। और उसने उपाधि धारण की, तो यामिन उल खिलाफत, यामिन उल खिलाफत, खिलाफत और नासरी अमीर उल मोमिनीन, नासरी अमीर उल मोमिनीन, ये उसने 2 उपाधि धारण की। यामिन उल खिलाफत, नासरी अमीर उल मोमिनीन, ये उसने 2 उपाधि धारण की। इस प्रकार से उसने तीसरा जो उसका राजस्व सिद्धांत था कि बलवन की तरह जातीय उच्चतावादी नीति का उसने त्याग किया, जातीय उच्चतावादी नीति का उसने त्याग किया। इसने जातीय उच्चतावादी नीति का मतलब ये होता है कि सिर्फ तुर्क ही नहीं रहेंगे। बलवन क्या करता था? सिर्फ तुर्कों के ही जो है शासन करता था। अगर अपन गयासुद्दीन बलवन की बात करें, जब उसका दामाद नासरुद्दीन खुसरो शाह, शमसी वंश का अंतिम सुल्तान जब वो था, तो उसने एक भारतीय मुसलमान इमाउद्दीन रेहान की नियुक्ति की थी, तो बलवन ने उसको मार दिया था। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय मुसलमानों से कितना चिढ़ता था। तो उच्चतावादी नीति, जाति उच्चतावादी, एक ही जाति के व्यक्ति उच्च पद पर नहीं रहेंगे। कौन कह रहा है? अलाउद्दीन। तो इसने योग्यता आधारित भर्ती की। योग्यता आधारित भर्ती में क्या होता है कि सक्षम लोगों की नियुक्ति होगी, उच्च पद पर पहुंचेंगे, जो सक्षम होगा उसे शासन में भर्ती किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे साम्राज्य विस्तार करना था, राज की आय में वृद्धि करना था, तो उसके लिए सक्षम लोग ही चाहिए ना। तो तुर्की से काम नहीं चलेगा, तो इसने गैर तुर्की भारतीय मुसलमानों की नियुक्ति की इसने। तो जैसे अगर अपन बात करें तो बलवन की जाति उच्चतावादी नीति का त्याग करके इसने योग्यता आधारित भर्ती की, योग्यता आधारित भर्ती की, योग्यता आधारित इसने भर्ती की। चौथा अगर अपन देखेंगे तो इसके जीवन का उद्देश्य था, जीवन का
उद्देश्य था, कुछ तो जीवन का उद्देश्य रहा ही होगा कि क्या करना है मुझे, किसके हिसाब से क्या चलाना है। तो जीवन का उद्देश्य जो था, पैगंबर के समान, पैगंबर कौन, इस्लाम के संस्थापक, कौन, पैगंबर के संस्थापक, तो पैगंबर के समान नवीन धर्म चलाना, पैगंबर के समान नवीन धर्म चलाना, इस्लाम के संस्थापक थे तो उनके समान नवीन धर्म चलाना, इसका जीवन का उद्देश्य था। और सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना, सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना, विश्व विजेता। और इसके लिए उसने उपाधि भी धारण की थी, ये पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन ने एक उपाधि धारण और की थी, तो ये तो थी यामीन उल खिलाफत नासरी अली उल मोमिनीन, एक और थी सिकंदर सानी, सिकंदर सानी, अगर अपन कह सकते हैं कि सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय की इसने उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये उसका परिचय था, अली गुरसास उसका पूरा नाम था। राजस्व सिद्धांत पर हमने चर्चा की, तो ये इसका राजस्व सिद्धांत था, कठोर शासन था, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अब अपन इसके आगे चर्चा करेंगे। तो जब ये शासन पर बैठा तो उतना आसान नहीं था इसका शासन पर बैठना। सीधी सी बात है कि इसने अपने चाचा की हत्या की थी, तो चाचा के संबंधी भी रहे होंगे, इसके भाई भतीजे रहे होंगे, वो आड़े तो आई होंगे। जलालुद्दीन के समय नवीन मुसलमान 4000 मंगोल आक्रमणकारी जो आए थे वो नवीन मुसलमान कहलाए थे। मंगोलपुरी नामक नया नगर बसाया गया था, जलालुद्दीन के कारण ही इनको नया नगर मिला था। उलुग खां मंगोल आक्रमणकारी था, जलालुद्दीन की बेटी से विवाह भी किया था उलुग खां ने, तो वो भी रहा था। तो सीधी सी बात है कि वो भी तो शासन बनना चाहेगा, तो प्रारंभिक कठिनाइयाँ भी आई होंगी। तो अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे, प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में, क्या प्रारंभिक कठिनाइयाँ रही हैं। प्रारंभिक कठिनाइयों में अगर अपन देखेंगे, जलालुद्दीन के संबंधियों, जलालुद्दीन के संबंधियों के द्वारा इसको प्रारंभिक कठिनाइयां मिली। अलाउद्दीन की इसमें सहायता कर रहा था, अलाउद्दीन की सहायता, अलाउद्दीन की सहायता, अलाउद्दीन की सहायता की थी इसमें लघु खां, इसका भाई था, नुसरत खां सरदार था, नुसरत खां और हिजाबुद्दीन, हिजाबुद्दीन ये इसकी सहायता कर रहे थे। तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि जलालुद्दीन के संबंधियों, तो उसने अपने 3 पुत्र थे उसके, खान खाना, अरकली खां, कद्र खां, मैंने बताया था। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अरकली खां, कद्र खां, समझ गए, 2 पुत्र, और उलुग खां, उलुग खां कौन था, दामाद, जलालुद्दीन का दामाद। अगर अपन कहें कि अलाउद्दीन का साड़ू भाई, क्योंकि जलालुद्दीन का दामाद तो अलाउद्दीन भी था। और एक उलुग खां था जो मंगोल आक्रमणकारी था, उससे ब्याह कर रचाया था, जो कि पहले ही बता दिया था। तो अरकली खां, कद्र खां और उलुग खां को अंधा करवा दिया, अंधा करवा दिया। और कौन बचा था, उलुग खां की वाइफ, तो और विधवा रानी को कारावास में डाल दिया, कारावास में डाल दिया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो कठिनाइयों को दूर किया और अपने जो शत्रु थे उनको दूर किया। किसकी सहायता से, लघु खां, नुसरत खां, हिजाबुद्दीन की सहायता से। तो अरकली खां, कद्र खां, उलुग खां को अंधा करवा दिया और विधवा रानी को कारावास में इसने डाल दिया। अब अपन देखेंगे विद्रोह और आक्रमण, इसके विरुद्ध किस किस ने विद्रोह किए और कौन कौन से आक्रमण हुए इसके राज्य के समय, मतलब जब यह शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत में, किसने किसने आक्रमण किए। तो मंगोल आक्रमणकारी अगर अपन देख रहे थे तो इल्तुतमिश के समय से हो ही रहे थे, तो मंगोल आक्रमणकारी इसके समय में भी आए होंगे, बिल्कुल आए हुए थे। तो विद्रोह और उसको भी देखेंगे अपन। तो प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में अपन ने चर्चा की, तो उसने ये मरवा दिया जो भी उसके रास्ते में आया। तो अगर अपन देखेंगे तो प्रमुख विद्रोह
प्रमुख विद्रोह एवं आक्रमण। प्रमुख विद्रोह, किसने किसने विद्रोह किया और कौन कौन से आक्रमण इसके शासनकाल में हुए हैं। तो अगर अपन देखेंगे कि जो मंगोल आक्रमणकारी थे उलुग खां 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम कबूल किया था जलालुद्दीन के समय, तो वो नवीन मुसलमान कहलाए थे। आगे जो अभियान होंगे, गुजरात अभियान होगा, जैसलमेर अभियान होगा, रणथंबोर अभियान होगा, चित्तौड़ अभियान होगा, मालवा अभियान होगा, देवगिरी अभियान होगा, वारंगल अभियान होगा, द्वार समुद्र अभियान होगा, मदुरै अभियान होगा, ये सब अभियान आगे होंगे। तो उन्हीं अभियानों में से एक अभियान था गुजरात अभियान। तो जो गुजरात अभियान था, तो गुजरात अभियान के लूटे हुए धन को लेकर, गुजरात अभियान से जो धन लूटा गया था, जो आगे होगा 1298 में, तो वो चर्चा मैं कर रहा हूँ क्योंकि विद्रोह और आक्रमण की चर्चा मैं पहले कर दे रहा हूँ इसलिए। तो गुजरात अभियान में लूट के माल को लेकर विद्रोह हुआ कि जो लूट का माल मिला था, तो नवीन मुसलमान कह रहे थे अलाउद्दीन से कि हमें भी दो वो लूटा हुआ माल, क्योंकि इस शासन के दमान तो हम ही हैं, पहले हुए ना जलालुद्दीन के दमान। तो उलुग खां को तो इसने मरवा दिया था। जो और नवीन मुसलमान थे उससे इसकी लड़ाई हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इसके लूट के माल का हिस्सा दो, तो अलाउद्दीन ने नहीं दिया। तो गुजरात अभियान लूट के माल को लेकर नवीन मुसलमानों का विद्रोह। तो फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप लगू खां और नुसरत खां ने इसको दमन कर दिया। लगू खां ने इसका दमन कर दिया। तो ये विद्रोह दबा दिया गया। गुजरात में लूटे हुए धन के लेकर विद्रोह हो रहा था, तो इस विद्रोह को दबा दिया गया। दूसरा विद्रोह, एक ये विद्रोह था। दूसरा विद्रोह जो था रणथंबोर अभियान जाते समय, रणथंबोर अभियान जाते समय। तो रणथंबोर अभियान में जब ये जा रहा था, वहाँ के राजा हमीर देव थे। जलालुद्दीन ने भी अभियान किया था, लेकिन वो वापस आ गया था, क्योंकि जलालुद्दीन ने क्या कह दिया था कि मैं एक मुसलमान के एक बाल को ऐसे 10 किलो से अधिक महत्वपूर्ण उसको देता हूँ, महत्व देता हूँ। तो ये जलालुद्दीन ने कहा था, भले ही उसकी भी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि सुदृढ़ राज्य था, संगठित सेना थी, सामना नहीं कर पा रहे थे, तो आ गया था। लेकिन अलाउद्दीन के तो मन में था ही, वो तो करेगा ना। तो रणथंबोर अभियान जाते समय इसके भतीजे, इसके भाई का लड़का था अकत खां। अकत खां का विद्रोह हुआ। अकत खां का विद्रोह, फलस्वरूप क्या हुआ? इसका दमन कर दिया गया और उसका वध कर दिया गया। किसका? अकत खां का। तीसरा विद्रोह था रणथंबोर का घेरा डालते समय। ये तो अभियान उस समय था। हुआ क्या था? रणथंबोर का जो अभियान किया था लगू खां नुसरत खां ने किया था, जफर खां ने किया था। तो जफर खां मारा गया था। तो उसके बाद रणथंबोर अभियान में खुद अलाउद्दीन खुद गया था, इसलिए अलाउद्दीन गया था, तो शासन में कोई नहीं था उस समय, तो उसने विद्रोह कर दिया था। खैर, वहाँ जो नियुक्त अधिकारी थे जो कि भरोसे लायक थे, उन्होंने इसका दमन कर दिया था। तो रणथंबोर का घेरा डालते समय इसके भांजे, मतलब इसकी बहन का लड़का, अलाउद्दीन की बहन का लड़का मलिक उमर उस समय किसका सूबेदार था? बदायूं का। मलिक उमर और मंगू खां, ये कहाँ का था? अवध का था। तो रणथंबोर अभियान जब जाते समय अकत खां का विद्रोह था, ये भतीजा था, इसके भाई का लड़का था अलाउद्दीन के। रणथंबोर का घेरा डालते समय मलिक उमर, ये भांजे थे। अगर अपन देखें, ये भांजे थे। कौन? मलिक उमर और मंगू खां, बदायूं और अवध के सूबेदार थे। इन्होंने विद्रोह किया, तो फलस्वरूप इसका भी दमन किया गया और वध कर दिया गया। तो ये रणथंबोर अभियान था। चौथा अभियान था दिल्ली का कोतवाल बनने के लिए। दिल्ली का कोतवाल बनने के लिए हाजी मौला द्वारा विद्रोह किया गया था। हाजी मौला द्वारा विद्रोह किया गया था। फलस्वरूप क्या हुआ कि हिजाबुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? हाजी मौला की। तो इस प्रकार से चारों विद्रोह दबा दिए गए और चारों का वध कर दिया गया।
अब हुआ क्या कि ये जो विद्रोह हो रहे थे, अलाउद्दीन ने क्या समझा कि ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसकी निष्ठा के प्रति अभाव प्रकट कर रहे हैं। मतलब ये विद्रोह इसलिए हो रहे हैं, या तो अलाउद्दीन इन सबको हल्के में ले रहा है, या अलाउद्दीन की जो निष्ठा है उसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभाव प्रकट कर रहे थे। तो इसलिए इसने विद्रोह की समीक्षा के लिए 4 कारण जाने कि विद्रोह क्यों हो रहे हैं, क्यों इनकी हिम्मत हो रही है कि ये विद्रोह हो रहे हैं। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो उसको पूरे उसके साम्राज्य को समझने में। तो आपको क्या है, व्यवस्थित पूरी बातें रहेंगी, तो इसलिए मैं एक एक बात को आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से 4 विद्रोह हुए, कारणों को जाना कि क्या 4 विद्रोह थे। तो 4 विद्रोह पर अगर अपन चर्चा करें तो 4 विद्रोह में ये जाना उसने कि कुछ अमीरों के हाथ में धन का अधिक संग्रहण होना। अमीर लोग क्या करते थे, खुल के तो सामने आते नहीं थे, तो इनके भांजे और भतीजों को भड़काते थे कि आप ऐसा करो, हम हैं तुम्हारे पीछे, दिल्ली में शासन में हम बड़े पद पर हैं, हम आएंगे, आप आइए, हम वहाँ दरबार खुलवाएंगे, आप ऐसे हमला कर देना। तो ये करते थे। तो अलाउद्दीन ने जब समीक्षा करवाई, हमारे राजपूत शासन नहीं करते थे, जो भी हमारे यहाँ उस समय थे ये समीक्षा नहीं करते थे, ये दैवी शक्ति मानते थे, यार जो भी है, मतलब जो भी हार रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा है, जीत गए हैं तो ईश्वर की इच्छा है, ये लोग समीक्षा करते थे। इसने समीक्षा की और जाना कि कुछ अमीरों के हाथ में धन का अधिक संग्रहण होना, अमीरों के हाथ में धन का अधिक संग्रहण होना, अधिक धन होना, संग्रहण होना। तो एक ये कारण था। दूसरा कारण था मद्यपान के सामान्य व्यवहार के कारण आपसी बंधुत्व होना। मद्यपान, ये अमीर लोग क्या करते थे, जब शाम को इकट्ठे होते थे तो ये मद्यपान मतलब शराब पीते थे, और उसके बाद बंधुत्व की भावना का विकास होना, वो आपसी भाईचारा में ऐसा षड्यंत्र रचते थे। तो इसने दूसरा कारण ये जाना। तो मद्यपान के कारण बंधुत्व की भावना का विकास होना, की भावना का विकास होना, तो इसने ये जाना। तीसरा जाना गुप्तचर की अयोग्यता। गुप्तचर क्या होते हैं कि राजा तक, सुल्तान तक पूरी बातें पहुंचाते हैं, कि वो सिविल ड्रेस में होते हैं, पता ही नहीं होता है कि कौन सैनिक है कौन अधिकारी है, पूरी वो बातें पहुंचाते हैं कि कौन आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। तो तीसरा ये जाना कि गुप्तचर विभाग की अयोग्यता, गुप्तचर विभाग की अयोग्यता। और चौथा क्या था, सामाजिक कार्यक्रम, मेल जोल। इस पर जो है उसने समझा कि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और अमीरों के बीच संबंध स्थापित होना, ये भी एक कारण था। तो सामाजिक कार्यक्रम, ये जो है 4 कारण उसने जाने। इन 4 कारणों पर जो है, इस पे जो है निर्बंधन, उसमें जो है इस पर रोक लगाने के लिए उसने 4 अध्यादेश पारित किए। अलाउद्दीन के अध्यादेश पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए, कभी भी पूछ लेगा, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं डिटेल से, तो तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए उसने 4 अध्यादेश पारित किए, 4 अध्यादेश पारित किए। 4 अध्यादेश क्या क्या पारित किए उसने, कि जो वक्फ मतलब क्या होती है, वक्फ की भूमि मतलब माफी की भूमि, वक्फ की भूमि, धर्मास्व भूमि जो कि धर्म के तहत दी गई थी, जो है इस पर रोक लगा दी और कर बढ़ा दिए और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि क्या रहती है, रक्षित भूमि रहती है। खालसा भूमि मतलब उस समय की सरकारी भूमि वापस ले ली। मद्यपान पर निषेध लगा दिया, स्वयं पर भी अमल किया कि मद्यपान नहीं करेगा। सामाजिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया इसने, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे। और गुप्तचर विभाग का पुनर्संगठन किया, गुप्तचर विभाग का पुनर्संगठन। इसके तहत गुप्तचर विभाग बनाया, वरीद मुबालिक। तो जो सैनिक अधिकारी होता था वो वरीद होता था, और सैनिक होता था वो मुनहिस होता था। तो इस प्रकार से इसने 4 अध्यादेश पारित किए थे। इससे जो है इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और मजबूत किया। तो 4 विद्रोह हुए, उसके लिए उसने 4 अध्यादेश उसने पारित किए।
तो प्रारंभिक कठिनाइयों को उसने दूर किया, आक्रमण जो हुए उसको उसने दूर किया। तो प्रारंभिक जो विद्रोह हुए थे, और विद्रोह के बाद हमने ये जाना कि विद्रोह क्यों हुए थे और विद्रोह को दबाने के लिए उसने 4 अध्यादेश पारित किए। अब इसके समय जो है मंगोल आक्रमण हुए थे, क्योंकि हमने पहले ही जाना कि प्रमुख विद्रोह और आक्रमण। तो आक्रमण कौन कौन से हुए थे, मतलब इसके शासन के समय कौन कौन आक्रमण हुए थे, तो मंगोल आक्रमण हुए थे। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे अपन जानते हैं 1296 से लेके 1316 तक इसका शासन था। तो 1297, 98 और 99, मतलब 1297, 1298, 1299 में कादर, 97 में कादर का, 98 में सल्दी का और 99 में कुलतुम ख्वाजा का आक्रमण हुआ। इन सब का आक्रमण हुआ, कादर, सल्दी और कुलतुम ख्वाजा का। मंगोल आक्रमणकारी थे, इसका दमन कर दिया गया। दमन किसने किया था, लगू खान ने। तो ये आक्रमण हुए थे 97, 98, 99 में। फिर जो हुए थे 1303-4 में तारगी का आक्रमण हुआ था। 1303-4 में तारगी का आक्रमण हुआ। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कि इसके बाद जो है अलाउद्दीन ने सीरी के किले में शरण ली थी। अलाउद्दीन ने सीरी के किले में शरण ली थी। 2 महीने तक छिपा रहा था अलाउद्दीन। तारगी ने आक्रमण किया था। मंगोल आक्रमणकारी बहुत खतरनाक आक्रमणकारी थे। तो 1303-4 में तारगी, ये जो तारगी है ये मंगोल आक्रमणकारी है, उसका आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन ने सीरी के किले में शरण ली थी। 2 महीने का घेरा लगाने के बाद, 2 महीने घेरा लगाने के बाद तारगी वापस लौटा। तारगी जो है वापस लौटा था। 1305 में अली बेग ने आक्रमण किया। अली बेग ने आक्रमण किया और इसका जो दमन किया था गाजी मलिक ने किया था। गाजी मलिक कौन है, इस समय अभी सरदार है गाजी मलिक, और आगे चल के ये गयासुद्दीन तुगलक, यही है गाजी मलिक। आगे चलकर तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बनेगा गाजी मलिक। ये वही है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि अभी सरदार है। देखेंगे कैसे बना है, अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अली बेग ने आक्रमण किया था 1305 में किया था। फिर 1306-7 में, ये इंपॉर्टेंट था, 1306-7 में कवक आक्रमणकारी था 1306 में। फिर इब्राहिम मंद, इसके लिए भी जो है गाजी मलिक ने इसके आक्रमण को दबाया। तो ये मंगोल आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। 97, 98, 99 में कादर, सल्दी, कुलतुम ख्वाजा ने आक्रमण किया। लगू खान ने उसका दमन किया था। फिर तारगी ने आक्रमण किया था। इसी तारगी की वजह से ही अलाउद्दीन खिलजी सीरी के किले का भी निर्माण अलाउद्दीन ने किया था। तो सीरी के किले में छिपा रहता था। 2 महीने के घेरे के बाद जो है तारगी वापस चला गया था। फिर अली बेग ने आक्रमण किया था 1305 में, दमन किया था गाजी मलिक ने। फिर 1306-7 में कवक और इब्राहिम मंद। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगोल आक्रमण हुए थे इसके समय में, अलाउद्दीन के समय में, जिसमें इसने इसका दमन किया था। तो ये अलाउद्दीन के प्रमुख विद्रोह को जाना अपन ने। किसने विद्रोह किया था, इसके भतीजे भांजों ने, दिल्ली के कोतवाल ने, नवीन मुसलमानों ने, जिसका उसने दमन किया। आक्रमण हुए मंगोल आक्रमणकारियों का, तो कादर, सल्दी, कुलतुम ख्वाजा, अली बेग, तारगी, कवक, इब्राहिम मंद। इस प्रकार से इसने मंगोल आक्रमणकारियों का इसने दमन किया अपने सरदारों की सहायता से। इसकी जो साम्राज्य नीति थी, तो साम्राज्य नीति में अगर अपन देखेंगे तो दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। दक्षिण भारत में अभियान करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो सीधी सी बात है, दक्षिण अभियान किए थे इसने, उत्तर अभियान भी किए थे। तो उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान में अंतर क्या है? इसने जो उत्तर अभियान किए थे वो किए थे साम्राज्य विस्तार के लिए। वो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और उन अभियानों से उनको दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता था अलाउद्दीन।
दक्षिण अभियान इसलिए किए थे, राजकीय आय में वृद्धि करना चाहता था, सैन्य क्षमता को जो है संगठित करना चाहता था, और उनको करद राज्य बनाना चाहता था। करद राज्य का मतलब होता है कर देने वाले राज्य। सिर्फ कर चाहिए था, चाहता तो वो उनको अपने अंडर में कर लेता, लेकिन उसको अंडर में नहीं किया, करद राज्य बनाया उसके दक्षिण अभियानों को। जानेंगे क्या क्या था। तो इसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। तो साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति में अगर अपन जानेंगे तो क्या करना चाहता था, इसका क्या उद्देश्य था, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना, अखिल भारतीय का मतलब होता है संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर ये आक्रमण करना चाहता था और उस पर साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। यूपीएससी जो सेवा रहती है, अखिल भारतीय सेवा तो है, संपूर्ण भारत की सेवा है। तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। राजकीय आय में वृद्धि के लिए इसने अनावृत, अनावृत का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार युद्ध की नीति अपनाई इसने, युद्ध की नीति इसने अपनाई, लगातार युद्ध की नीति इसने अपनाई। तो जैसा कि अभी मैंने जाना ही था, तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना, राज्य की आय में वृद्धि करना, इसके लिए उसने अनावृत लगातार युद्ध की नीति इसने अपनाई थी। तो इसके लिए उसने 2 अभियान किए थे, उत्तर के अभियान और दक्षिण के अभियान, उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान। उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान। उत्तर अभियान में अगर अपन चर्चा करेंगे इसके, तो मैं थोड़ा सा आपको ये मिटा के मैप के सहायता से बताऊंगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। तो इतना आपने ये जाना साम्राज्य विस्तार की नीति। अब अपन उत्तर अभियान पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन दक्षिण अभियान पर चर्चा करेंगे। उत्तर अभियान में इसने कौन कौन से अभियान किए, इस पर अपन चर्चा करेंगे। इसके लिए इसने 1298 में गुजरात का अभियान किया था। 1298 में ये पहला इसका अभियान था। जलालुद्दीन के समय 1292 में इसने विदिशा भिलसा को लूटा था, भिलसा नाम था उसका, विदिशा को लूटा था। उसके बदले उसको कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी मिली थी। मलिक छज्जू का विद्रोह दबाने के लिए कड़ा माणिकपुर की सूबेदारी मिली थी और भिलसा विदिशा को लूटने के बाद उसको अवध की भी सूबेदारी मिल गई थी। 96 में इसने जो है देवगिरी को लूटा था। देवगिरी कहाँ है, औरंगाबाद, औरंगाबाद के साइड में है, पश्चिम का जो क्षेत्र है देवगिरी, दौलताबाद वही क्षेत्र है। और उसके बाद जो है उत्तर का जो क्षेत्र है एलिचपुर, पूर्व का, जो कि वर्तमान का अचलपुर के नाम से है। अगर आप देखेंगे बुल्ढाना के पश्चिम में है। जो अपने मध्य प्रदेश की जो दक्षिणतम जो सीमा है ना, उसमें अगर अपन देखेंगे तो अचलपुर नाम का एक है। एटलस में अगर आप देखना तो महाराष्ट्र में ऊपर का, उत्तर का जो क्षेत्र अचलपुर, वही एलिचपुर था। तो 1296 में जलालुद्दीन के समय जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो वो एलिचपुर ले लिया था और करद राज्य बना के लूटा था। तो मतलब करद राज्य बनाकर लूटा था, मतलब लूटा तो लूटा ही था, करद राज्य बनाकर आया था कि कर दोगे आप हमें हर साल, ऐसा कह के आया था। किससे, रामचंद्र देव से। उस समय राजा रामचंद्र देव थे वहाँ के शासक। तो इस प्रकार से इसने एलिचपुर, जो कि अचलपुर है वर्तमान में, बुल्ढाना के साइड में है। अगर आप देखोगे उसमें आप देखना महाराष्ट्र में तो पता चलेगा। तो 1298 में इसने गुजरात अभियान किया, गुजरात अभियान किया। तो गुजरात अभियान किया। यहाँ के राजा थे रायकर्ण द्वितीय, राजा रायकर्ण द्वितीय यहाँ के राजा थे, जो कि पराजित हो गए, जो कि क्या हुए, पराजित हुए। और राजा रायकर्ण जब पराजित हुए 1298 में, और नेतृत्व कौन कर रहा था, लघु खां और नुसरत खां,
लघु खां नेतृत्व की अपन बात कर रहे हैं, किसकी? अलाउद्दीन की तरफ से। तो लघु खां और नुसरत खां, लघु खां और नुसरत खां नेतृत्व कर रहे थे। राजा रायकर्ण द्वितीय यहाँ का शासक था, पराजित हुआ। फलस्वरूप क्या हुआ कि जो रायकर्ण था, पुत्री रायकर्ण जो है, पुत्री देवल देवी, देवल देवी, पुत्री देवल देवी को लेकर रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। ये राजा रामचंद्र देव कौन? देवगिरी के, महाराष्ट्र में, और गुजरात में ये इसने आक्रमण किया अलाउद्दीन ने। देवगिरी के जो शासक थे राजा रामचंद्र देव, ये पहले ही भुगत चुके थे। तो ये जब भुगत चुके थे तो राजा रामचंद्र देव के यहाँ इसने शरण ली जाके। किसने? रायकर्ण ने पुत्री देवल देवी को रामचंद्र देव को यहाँ शरण ली, पत्नी को छोड़कर भाग गया। पत्नी कौन थी? कमला देवी। पत्नी को मुसीबत में छोड़ के भगी जाते आदमी, तो पत्नी कमला देवी बंदी बनाई गई, सीधी सी बात है। तो पत्नी कमला देवी, पत्नी जो है कमला देवी बंदी बनाकर लाई गई दिल्ली, और जहाँ आगे चलकर अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी बनी, अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी बनी। पत्नियों को जल्दी रोजगार मिल जाता है पुरुषों के बजाय। तो पत्नी जो कमला देवी है बंदी बनाकर लाएंगी। किसकी पत्नी थी? रायकर्ण द्वितीय की पत्नी थी ये कमला देवी, बंदी बनाई गई, अलाउद्दीन खिलजी के आगे चल के प्रिय पत्नी बनी। यहाँ से जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। गुजरात में ही है सोमनाथ मंदिर केम्बे, सूरत को खूब लूटा और अपार धन संपदा मिली। इसी केम्बे से जो है 1000 दिनारी मतलब 1000 दिनार में एक हिजड़ा मिला। किसको? नुसरत खां को। यहाँ से एक हिजड़ा खरीदा था। हिजड़ा कौन सा था? मलिक काफूर। यही है मलिक काफूर हिजड़ा। इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसे खरीदा था। तो ये वही हिजड़ा है जिसको दक्षिण भारत की विजय का श्रेय माना जाता है। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय माना जाता है। तो मलिक काफूर हिजड़ा नुसरत खां ने खरीदा था। अब ये सोचिए कि आप 1298 में गुजरात अभियान में नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा था। आपने पिक्चर देखी होगी पद्मावत, जिसमें दीपिका पादुकोण है। तो जलालुद्दीन का जब वध किया है तो उसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि मलिक काफूर ने वध किया है। जलालुद्दीन उसको गिफ्ट करने गया था। मलिक काफूर जलालुद्दीन गिफ्ट करने गया था अलाउद्दीन को। तो उसने स्वामी भक्ति के कारण, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की स्वामी भक्ति के कारण जलालुद्दीन का गला रेत दिया था। पिक्चर में कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन असलियत ये है। अगर अपन कथाओं के अनुसार देखें और जो किताब के अनुसार देखें तो 1298 में तो खरीदा ही गया है, 96 में कहाँ से मार देगा। तो इसी केम्बे से, तो ये इंपॉर्टेंट है गुजरात अभियान, इसी केम्बे से 1000 दिनारी मतलब 1000 दिनार में हिजड़ा मिला था मलिक काफूर। तो दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है उसे जाता है। 1 मिनट। तो ये 1000 दिनारी इसको कहते हैं, हिजड़ा को, मलिक काफूर को। तो ये 1298 में गुजरात अभियान था। पुत्री देवल देवी के साथ रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले ली थी। कमला देवी बंदी बनाकर लाई गई थी। तो कमला देवी जब बंदी बनाकर लाई गई तो अलाउद्दीन की प्रिय पत्नी बनी। सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। तो 98 में ये गुजरात अभियान था। 1299 में अगर बात करें दूसरा अभियान, तो 1299 में जैसलमेर अभियान, जैसलमेर मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जैसलमेर अभियान, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान की बॉर्डर। तो जैसलमेर अभियान 1299 में लघु खां नुसरत खां ने किया। यहाँ के राजा जो थे दूदा पराजित हुए और धन संपदा लूटी, धन संपदा को लूटा गया। तो ये अभियान थे 1298 में गुजरात अभियान, 1299 में जैसलमेर अभियान। तो अपन ने इन अभियानों के बारे में जाना। अब अपन आगे अभियानों की चर्चा करते हैं।
अब आएगा 1301। 1301 में आएगा रणथंभौर अभियान। 1301 में आएगा रणथंभौर अभियान। 1301 रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान राजा हमीरदेव था। जलालुद्दीन में भी मैंने आपको बताया था उस समय कि राजा हमीरदेव यहाँ का शासक था। तो रणथंभौर अभियान शासक कहाँ था? रणथंभौर का हमीरदेव था। लघु खां और नुसरत खां यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। नुसरत खां मारा गया था तो लघु खां और सुल्तान खुद मिलकर नेतृत्व कर रहे थे। तो लघु खां और सुल्तान नेतृत्व कर रहे थे। तो लघु खां और सुल्तान नेतृत्व कर रहे थे। रणथंभौर अभियान में क्या हुआ, इसका उद्देश्य भी क्या था, रणथंभौर में क्यों ये आक्रमण कर रहे थे, उसका कारण ये था। उद्देश्य में अगर अपन बताएं तो दो उद्देश्य थे। एक तो इसने नवीन मुसलमानों को शरण दी थी जो कि अलाउद्दीन के शत्रु थे। नवीन मुसलमानों को शरण दी थी किसने? हमीरदेव ने। और सामरिक महत्व का क्षेत्र था। सामरिक मतलब युद्ध, सामरिक अगर कहें तो युद्ध, सामरिक महत्व का क्षेत्र था। तो ये दो उद्देश्य थे रणथंभौर अभियान के कि ये क्यों अभियान कर रहे हैं। तो नवीन मुसलमानों को इसने शरण दी थी जो कि अलाउद्दीन के शत्रु थे, जो उसे अलाउद्दीन को खुद को ही परेशान कर रहे थे। तो गुजरात अभियान जो अभी मैंने देखा था, अभी आपको बताया कि यहाँ से जो धन लूटा गया था, इसी को यही नवीन मुसलमानों ने विद्रोह किया था। जो पहला विद्रोह मैंने आपको बताया था उसे के दबाने के लिए वही गुजरात अभियान था। और ये नवीन मुसलमान फिर कहाँ चले गए थे? रणथंभौर, राजा हमीर के पास। तो ये दो कारण थे यहाँ का अभियान करने के लिए। तो 1301 में किया था। तो इसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जो थे रणमल, प्रधानमंत्री कहाँ के? रणथंभौर के। तो प्रधानमंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण, रणमल के विश्वासघात के कारण क्या हुई? हमीर की पराजय हुई। तो ये हमीर की पराजय हुई। प्रधानमंत्री रणमल के कारण धन संपदा को लूटा गया। और इस प्रकार से रणथंभौर किसके अंडर में आ गया? अलाउद्दीन के अंडर में आ गया। तो ये रणथंभौर था। अब अपन देखेंगे 1303 चित्तौड़ अभियान। 1303 ये जो था चित्तौड़ अभियान था। ये प्रमुख अभियान था अलाउद्दीन का। तो इसका भी क्या कारण था? सामरिक महत्व का क्षेत्र था। और पद्मावती, अगर अपन देखें तो पद्मावती की कहानी आपने सुनी ही होगी कि अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान किया था कि पद्मावती के कारण ही अलाउद्दीन ने अभियान किया था। तो पद्मावती अगर अपन देखें तो पद्मावती के प्रति अलाउद्दीन का आकर्षण। यहाँ के राजा थे रतन सिंह, रावल रतन सिंह यहाँ के राजा थे। तो चित्तौड़ अभियान जो सामरिक महत्व का क्षेत्र था, पद्मावती के प्रति अलाउद्दीन का आकर्षण था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभियान क्यों किया गया था, ये पता होना चाहिए। चित्तौड़ अभियान था। थोड़ी सी मैं इसकी आपको कथा बता देता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ का जो अभियान किया गया था, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, उसका कारण था पद्मावती। लेकिन अगर और इतिहास की बात करें तो इसे काल्पनिक ही माना जाता है कि ऐसा कुछ था या नहीं था, इसे काल्पनिक ही माना गया है। पद्मावती की बात करें तो पद्मावती कहाँ की थी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शायद कहानी आपको समझ में आएगी। तो ये चित्तौड़ अभियान था, थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर पद्मावती की बात हुई है तो ये है गंधर्व सेन और ये है चंपावती। कुछ समझ में आ रहा आपको क्या है ये? गंधर्व सेन, चंपावती
मतलब गंधर्व सेन, उसकी पत्नी चंपावती, इन दोनों की पुत्री पद्मावती। ये चित्रसेन और पुत्र रत्नसेन या रत्न सिंह, रतन सिंह, अगर अपन रतन सिंह कहें, रावल रतन सिंह, तो पुत्र थे। आपको शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। पद्मावती, गंधर्व सेन पिता और माता चंपावती। इधर चित्तौड़ की बात करें, क्योंकि इन दोनों का विवाह हुआ था ना, तो चित्तौड़ में उस समय राजा थे चित्रसेन। उस समय नहीं, मतलब अलाउद्दीन के समय तो रतन सिंह थे, पिता थे चित्रसेन, उसका पुत्र था रतन सिंह। शायद समझ में आ रहा होगा। ये नागमती, तो अगर अपन बात करें तो ये कौन है, पद्मावती। तो रतन सिंह की पहले से एक पत्नी थी नागमती, नागमती इनकी पहले से ही पत्नी थी। और पद्मावती ये जो थे चित्तौड़ के थे, चित्तौड़ से संबंधित थे, और ये सिंहल से संबंधित थे। सिंहल मतलब श्रीलंका। तो अगर अपन कहें कि पद्मावती श्रीलंका की थी, तो हाँ, पद्मावती श्रीलंका की थी। तो गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी पद्मावती, जो कि सिंहल देश से थी। चित्रसेन का पुत्र था रतन सिंह, जो कि चित्तौड़ से था। नागमती, इसकी पहले से ही एक पत्नी थी नागमती। पद्मावती से तो बाद में विवाह हुआ है। तो अगर अपन बात करें तो पद्मावती सिंहल देश में थी, रूप से सौंदर्य थी, उसकी स्वामिनी थी, छल से भी स्वामिनी थी, क्योंकि छल इनका सामने आएगा, मतलब इनका आकर्षण बहुत शानदार था। अगर कहते हैं कि जब भी ये पानी पीती थी तो गले से पानी दिखता था, जब भी पान खाती थी तो गले में पूरा लाल हो जाता था। पद्मावती इतनी सुंदर थी। पद्मावती जब थी तो राजा की बेटी थी, सीधी सी बात है। कितने अच्छे तरीके से उनका लालन पालन किया गया होगा, कितने तरीके से उनका जो है ध्यान रखा गया होगा। सखियों के साथ रहती थी, और इनके साथ एक तोता रहता था हीरामणि। पद्मावती के साथ हीरामणि तोता था, संस्कृत बोलता था, होशियार था। तो उसके साथ ही खेलती थी, अपनी बातें कहती थी मन की। तो ये मैं कहानी मलिक मोहम्मद जायसी, एक कवि हुए हैं, उन्होंने ये पूरी कहानी लिखी थी 1540 में। अगर अपन कहें कि इस घटना के 1303, मतलब अगर कहें कि तो 1540 मतलब इस घटना के 240 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत एक कहानी लिखी थी, जो कि अभी तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है उसको मॉडिफाई किया है, उसको व्यवस्थित किया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मावती रूप से जो है सौंदर्य थी, बहुत सुंदर थी। और हीरामणि नाम का एक जो तोता है वो इनके साथ रहता था, वो इनसे बातें करता था, वो इनसे अपनी मन की बात करती थी, हीरामणि इनकी बात सुनता था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार क्या हुआ कि चित्तौड़ में जो है विदेशी लोग भी आते थे, विदेशों में ये जो है अपना व्यापार करते थे। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाट बाज़ारों की बात कर रहा हूँ, जो चित्तौड़ में बाज़ार लगते थे। तो वहाँ के लोग भी दूसरे देश जाते थे बाज़ार करने। उस समय मिर्ची, काली मिर्च का व्यापार होता था, जड़ी बूटियों का व्यापार होता था, तो ये सब बातों का होता था, फूल फल मेवे का व्यापार होता था। तो इसी प्रकार से एक पंडित, एक व्यक्ति था, वो सिंहल देश गया। सिंहल देश जब वो गया तो हुआ क्या था कि एक बार जो तोता है इनका, तोता जो है जंगल में घूम रहा था, तो इसे शिकारी ने कैद कर लिया था और पिंजरे में बेचने कहाँ आया था, हाट बाज़ार में। तो चित्तौड़ का ही एक व्यक्ति, उनकी कथा के अनुसार अगर हम देखें जायसी के अनुसार, तो चित्तौड़ का ही एक व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति सिंहल देश गया था कि मैं भी बाज़ार करूँगा, मैं भूखे मर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ बाज़ार करूँ और कुछ धन अर्जित करूँ, कमाऊँ। तो वहाँ ये तोता मिला था हीरामणि, किसको, एक उस व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को। तो वो उस तोता को चित्तौड़ लेके आ गया था खरीद के। तोता बोलता भी था, संस्कृत का प्रकांड था, वो बोल रहा था कि आप मुझे खरीद लो, क्योंकि वो तोता समझ गया था कि मैं पिंजरे में हूँ, शिकारी ने मुझे कैद कर लिया है। तो जब खरीदने गया वो व्यक्ति, तो उसने बोला कि मुझे खरीद लो, फ़ायदे में रहोगे। तो उस व्यक्ति ने खरीद लिया कि तोता बोल रहा, बड़ा समझदार, खरीदने वाले फ़ायदे में रहोगे। तो जब चीज़ें लाई जाती थी विदेशों में तो राजा के सामने रखी जाती थी। तो पहले जो राजा को पसंद आता था उसके बाद बाज़ारों में बिकता था। तो इसी प्रकार से जो हीरामणि तोता है राजा रतन सिंह के सामने आया। तो रतन सिंह ने उससे पूछा कि कौन हो तुम। तो उसने बोला कि मैं जो भी हूँ तुम मुझे खरीद लो,
फायदे में रहोगे, वो यही कहता था, क्योंकि वो विद्वान तो था ही बात करने में। तो राजा रतन सिंह को लगा कि कुछ तो फायदा है इसको खरीदने में, तो 1 लाख उस समय की मुद्रा में इसको खरीद लिया। तो वो पंडित जो है माला माल हो गया, जिस उद्देश्य से गया था वो उसका उद्देश्य पूरा हुआ। तोता जो है बड़ा समझदार था, और पद्मावती के आकर्षण से तो वो परिचित था ही कि कितनी सुंदर थी। और जब राजा रतन सिंह ने उसे खरीदा, अपने महल में रखा, तो उसने ये भी देखा कि नागमती इसकी पहले ही से पत्नी है। इसी प्रकार से जब राजा रतन सिंह ने उससे बात की तो पद्मावती के बारे में जाना कि पद्मावती कौन है। तो उधर क्या हुआ कि पद्मावती के जो पिता जो गंधर्व सेन है, उन्होंने एक स्वयंवर रचाया कि जो भी स्वयंवर में पास होगा पद्मावती उसी की होगी। तो हीरामणि ने बताया ही था पहले ही से पद्मावती के बारे में। तो राजा रतन सिंह की जिज्ञासा थी ही कि मुझे पद्मावती चाहिए। तो गए सिंहल देश और पद्मावती स्वयंवर जीता, पद्मावती मिली भी। तो पद्मावती लाई गई चित्तौड़, इनकी शादी हुई पद्मावती से और राजा रतन सिंह के। तो ये इनकी रतन सिंह से शादी हुई पद्मावती की। तो इनसे पुत्र हुआ था रतन सिंह और पद्मावती से कंवल सेन। और नागमती और रतन सिंह से जो पुत्र हुआ था वो नागसेन, ये पुत्र हुआ था। तो आप समझ ही रहे होंगे, ये चित्रसेन का बेटा था रतन सिंह, और गंधर्व सेन की जो पुत्री थी पद्मावती। तो पद्मावती जो है चित्तौड़ की रानी बनी, नागमती पहले ही से ही थी। तो नागसेन और कंवल सेन इनके पुत्र थे, रतन सिंह और पद्मावती का। तो इस प्रकार से पद्मावती चित्तौड़ की रानी बनी। पद्मावती जैसे सुंदर थी, आकर्षण तो था ही उनका। तो पिक्चर भी आई है, उसमें आपने देखा होगा। ये सब घटना सिर्फ 5 मिनट की है। तो उसमें बताया गया है कि राजा रतन सिंह गए हैं सिंहल देश, पद्मावती से विवाह किया है, लेके आए हैं, और घूमर घूमर गाना बजा है। तो इसी प्रकार से, और अलाउद्दीन खलीब अली उस समय जो है दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन। पद्मावती के साथ दहेज में राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति आया था। पिक्चर में अगर आपने देखा होगा कि जब रात के समय राजा रतन सिंह और पद्मावती जब रात में मिलन होता है, तो राघव चेतन जब वो झांक के देखता है, तो जो पिक्चर में राजा रतन सिंह रहते हैं वो चक्कू फेंक के मारते हैं और राघव चेतन के छाती में लग जाता है। पिक्चर में आपने देखा होगा। तो पिक्चर में दिखाया गया है कि राघव चेतन जो है चित्तौड़ का ही व्यक्ति था, जो कि विद्वान था, वो संगीतकार था, बहुत ज्योतिषी भी बहुत अच्छा था राघव चेतन। तो उसे चित्तौड़ का बताया गया है पिक्चर में। लेकिन अगर मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार देखें तो जो राघव चेतन है वो दहेज में आया था पद्मावती के, और पद्मावती अच्छे से जानती थी वो कैसा व्यक्ति है। उसने पद्मावती के सौंदर्य से तो वो परिचित था ही। तो इसी प्रकार से जब राजा ने, एक बार का किस्सा है कि राजा रतन सिंह ने पूछा राघव चेतन से और जो भी लोग थे कि पूर्णिमा कब है। तो पूर्णिमा थी दूसरे दिन। जब पूछा गया कि पूर्णिमा कब है, तो राघव चेतन, जो कि पिक्चर में बताया कि वो वहाँ का था लेकिन वो वहाँ का था नहीं, तो राघव चेतन ने कहा कि पूर्णिमा आज ही है। तो राजा रतन सिंह ने कहा और लोगों से कि अगर पूर्णिमा अगर आज है तो तुम लोगों की खैर नहीं है, और अगर कल है तो राघव चेतन तुम्हारी खैर नहीं है, ऐसी शर्त रखी। राघव चेतन जो था ज्योतिषी था, प्रपंच रचने में माहिर था। तो उसने काला जादू से जो है, जबकि आज था ही नहीं, तो राघव चेतन ने अपने प्रपंच से, ज्योतिषी विद्या से पूरा चांद दिखाया पूर्णिमा के दिन, जो कि पूर्णिमा का दिन था ही नहीं, तो पूरा चांद दिखा। तो राजा रतन सिंह ने कहा इन लोगों से, जो कि और ज्योतिषी भी थे, कि ये तुम्हें पता नहीं है, इतने सालों से अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें ये पता नहीं है कि पूर्णिमा कब है। तो इसी प्रकार से राघव चेतन खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन भी पूरा चांद दिखा। तब जो है राजा रतन सिंह को राघव चेतन की चतुराई समझ में आई। तो राजा रतन सिंह ने दंडित किया और बोला कि देखो तुम मुझे ससुराल से आए हो, दिखना नहीं यहाँ। उसके पूरे जो है उसको राज्य में घुमाया गया, उसकी बेइज्जती की गई। तो राघव चेतन की बेइज्जती हुई, उसने बदला लेने की ठानी। ये वही राघव चेतन जो है इनकी बर्बादी का कारण बना था। राजा रतन सिंह का राघव चेतन को दंड देना ही बर्बादी का कारण बना था। पद्मावती जो थी राघव चेतन के व्यक्तित्व से परिचित थी, पता था ये बहुत घटिया आदमी है। पद्मावती को पता था ये नहीं मानेगा, ये काला जादू, विद्वान इंसान है, संगीतकार भी था, वो बांसुरी बजाता था। जब वो जाने लगा, जब उसको राज्य से बाहर करने का आदेश दिया गया, तो पद्मावती ने उसको बुलाया था, उसको
थोड़े समय के लिए, और पद्मावती महल के ऊपर थी, एक खिड़की से उसको थोड़ा सा चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। चर्चा नहीं की थी, उसको कुछ कीमती कंगन दिए थे पद्मावती ने। किसे दिए थे? राघव चेतन को, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से परिचित थी, पता था ये बहुत घटिया इंसान है, कुछ ना कुछ ये बुरा करेगा। तो पद्मावती ने बुलाया और उसको कंगन फेंक के दिए कि राघव चेतन, ऐसा कुछ भी नहीं करना जो इस राज्य के लिए बुरा हो। राघव चेतन के मन में तो था ही कि राजा रतन सिंह को सबक सिखाना है, बदला लेना है, आखिर उसने मुझे ऐसा कैसे बोला। तो राघव चेतन कहाँ चला जाता? खलीबली। खलीबली जो गाना है वो दिल्ली जाता है, सुल्तान से मिलने की बहुत कोशिश करता है। अब सुल्तान से ऐवे ही कोई तो मिल नहीं लेगा, ऐसे तो ये जंगल में चला गया। पता था अलाउद्दीन जंगल में आएगा और शिकार करने आएगा, तो एक न एक दिन उसका मिलन होगा और वो सारी बातें बताएगा, और राजा रतन सिंह की बर्बादी तो करेगा ही वो। तो वो जब गया तो ऐसे ही जंगल में वो बांसुरी बजा रहा था, तो अलाउद्दीन ने उसकी बांसुरी सुनी और अधिकारियों को, सैनिकों को आदेश दिया कि बुलाओ इसको, कौन है, हम भी सुनेंगे, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो अलाउद्दीन ने बुलाया, तो जब राघव चेतन ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, आपने असली सौंदर्यता तो देखी ही नहीं है, तो पद्मावती के बारे में उसने बताया। तो पद्मावती को सुनने के बाद जो है बेहोश हुआ, और अच्छा खासा बेहोश हुआ वो। तो आकर्षण जिस प्रकार से राघव चेतन ने जो बखान किया पद्मावती का, अलाउद्दीन को पाने की इच्छा हुई। किसको? पद्मावती को, कि नहीं अब तो पद्मावती चाहिए। अब कल्याणकारी राजा तो था ही नहीं, कल्याणकारी सिर्फ इस बेस में था कि लोगों को मारना काटना, हरम में स्त्रियों को इकट्ठा करना, इस प्रकार से था अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के लिए कूच किया, चित्तौड़ की ओर चल पड़ा पद्मावती के लिए। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार, अब वो अगर अपन देखें कि जो राजा रतन सिंह का जो किला था चित्तौड़, वो ऊपरी ऊंचाई पर था, बहुत ऊंचाई पर था। तो जब ऊंचाई पर कम सैनिक भी होना तो बहुत ज़्यादा सैनिकों को जो है भारी पड़ जाता, क्योंकि सैनिक ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से ही मार दिए जाएंगे पत्थर से, तीरों से। तो 12 साल तक ये युद्ध चलता रहा, वो इंतजार करता रहा। अगर अपन देखें कि राजा रतन सिंह अगर 25 के भी रहे होंगे तो 37 के हो गए, समझ लो प्रोण तक हो गए थे वो, ये स्थिति आ गई थी। तो 12 साल तक चला था युद्ध। तो जब अलाउद्दीन ने देखा कि हम युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं, तो छल कपट का सहारा लेते हैं, छल कपट का सहारा लेना शुरू किया। तो उसने ये कहा मलिक काफूर से कि आदेश भिजवाओ कि राजा रतन सिंह से हम कह रहे हैं कि हम वापस जा रहे हैं, तो हम थोड़ा बैठ के बातें करेंगे और इसके बाद हम चले जाएंगे। तो राजा रतन सिंह जो राजपूत सरदार थे, बातें मानते थे, और उन्होंने ठीक आदेश दिया कि ठीक है, बैठ के बात करते हैं, मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद चले जाना। 12 साल हुए तो अलाउद्दीन आया, साम्राज्य के मतलब शासन के अंदर आया, राज्य के अंदर आया अलाउद्दीन, और उसके कुछ सैनिक आए और खाना वाना खाया। इस प्रकार से, क्योंकि अलाउद्दीन का तो था ही मन में कि पद्मावती को कैसे भी देखना है, और पद्मावती जो है इस समय अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि शत्रु आया हुआ है और किस उद्देश्य से आया हुआ है, तो उनको मनाही थी पद्मावती को नहीं निकलना है। तो कुछ दिनों जब ऐसे हो गए तो पद्मावती आई, और किसी भी प्रकार से उसने पद्मावती का जो आकर्षण देखा, पानी में रिफ्लेक्शन में उसने पद्मावती का आकर्षण देखा कि कैसी सुंदर है। तो सुंदरता देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, और उसको पाने की तो इच्छा हुई कि अब मैं तो इसको कैसे भी लेके रहूँगा पद्मावती को। तो इस प्रकार से अब वो ले तो नहीं पाता था, क्योंकि राज्य के अंदर था, सैनिक थे, मार दिया जाता। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने फिर बोला कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, 12 साल बहुत अच्छे से हमने बिताए, और ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि मुझे चला जाना चाहिए। तो उसने बोला ठीक है। तो राजा रतन सिंह ने बोला कि चलो ठीक है, दरवाजे तक सी ऑफ कर देते हैं। जबकि गोरा बादल जो वहाँ के सेनापति थे राजा रतन सिंह के, उन्होंने मना भी किया कि आप मत जाओ। तो इसे ही हिमर्सिया कहते हैं। हिमर्सिया मतलब कुछ अच्छा करने के पीछे व्यवहारिक भूल कर बैठना। तो राजा रतन सिंह गए अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर सबको छोड़ने। तो वो तो छल कपट का सहारा लेते हुए उन्होंने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और वापस जो है दिल्ली ले गए। तो राजा रतन सिंह को जब वो बंदी बनाया और वो वहाँ ले गए उसको दिल्ली में, तो बंदी बना लिया गया, और यहाँ पद्मावती जो अकेले बची। हुआ क्या, इसी ही उपस्थिति में
मतलब अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, किसके, राजा रतन सिंह के एब्सेंस में एक कुंभलनेर के राजा थे राजस्थान में ही। इसके अगर पश्चिम में देखें तो कुंभलनेर के ही राजा थे, चित्तौड़ के पश्चिम में देखें तो राजा थे देवपाल कुंभलनेर के। तो देवपाल जो है पहले से ही पद्मावती के प्रति आकर्षित था, तो वो भी सोच रहा था कि कैसे भी मैं पद्मावती को पालूं। तो राजा रतन सिंह के एब्सेंस में उसने कुमुदनी अपनी दूती को भेजा, दूत रहता है, तो कुमुदनी आई और पद्मावती को बोला कि मैं भी सिंहल से हूँ, हम दोनों दोस्त, ऐसे प्रकार से सहेली बनाया पद्मावती को। और पद्मावती को ऑफर दिया कि देखो राजा रतन सिंह तो चले ही गए हैं, आप जो है राजा देवपाल की आप जो है स्वामिनी बनिए और राजधानी वही रहेगी, इस प्रकार से उसने ऑफर दिया। तो रानी पद्मावती गुस्सा ही नहीं हुई, मतलब बहुत भयंकर गुस्सा ही, और उसको ऐसे ही नहीं जाने दिया, उसको पिटवाया पहले कुमुदनी को, और इस प्रकार से उसने उसको भेज दिया कुमुदनी को। तो देवपाल शांत हो गया, समझ गया कि पद्मावती जो है ऐसे नहीं आएगी, किसी को गुस्से में नहीं पा सकते। तो पद्मावती यहाँ सोच ही रही थी कि राजा रतन सिंह को कैसे दिल्ली से निकलवाया जाए। तो सेनापति गोरा और बादल जो था जवान था, गोरा बूढ़ा था, तो इन दोनों ने बोला कि नहीं हम चलेंगे। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने जो है बीड़ा उठाया पद्मावती ने कि उन्होंने छल का सहारा लिया है तो हम भी जो है छल का सहारा लेंगे। तो कैसे सहारा लेंगे, पद्मावती ने आदेश भिजवाया कि पद्मावती आ रही हैं अलाउद्दीन के पास राजा रतन सिंह को छुड़वाने, मतलब कुछ शर्तें हैं। तो इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से 1600 पालकियाँ तैयार की गई। उन 1600 पालकियों में मेन में एक लोहार था, लोहार मतलब जिस उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा था इसलिए लोहार को रखा गया था। तो 1600 सैनिक थे महिलाओं के भेष में, और बोला गया कि पद्मावती आ रही हैं। तो पद्मावती जबकि थी नहीं उसमें, तो 1600 सैनिक गए, गोरा और बादल भी गए सेनापति, और लोहार भी था पहले में। तो अलाउद्दीन को ये बोला गया कि वो अपनी 1600 रानियों के साथ आ रही हैं जो कि उनकी दासियां हैं, और पहले वो रतन सिंह से मिलेंगी और उसके बाद अलाउद्दीन के पास आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन इतना मूर्ख होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि रतन सिंह से मिलने जा रही है डायरेक्ट, ऐसा कैसे हो रहा है। 1600 रानियाँ हैं, उसमें कौन है क्या है ये देखे बिना। तो सीधी सी बात है, जिस लोहार को ले गए थे और उन्होंने जो है वहाँ के जेलर जो कि रहे होंगे उसको पहले ही सेट कर लिया था 10 लाख मुद्रा में। उसने सोचा भी था कि मर भी जाऊंगा तो परिवार के लिए काफ़ी है। तो लोहार को ले गए, जेल काट के राजा रतन सिंह को वापस लाया गया। तो जब अलाउद्दीन को पता चला तो जो गोरा जो था वो बूढ़ा था, तो उसने बोला, बादल को आदेश दिया कि आप जाइए राजा रतन सिंह को लेके, मेरी उम्र भी हो गई है, मैं यहीं ठहरता हूँ। तो ये लेके आ गए राजा रतन सिंह को, कौन, बादल जो सेनापति थे रतन सिंह को लेके आ गए। और खुशी का माहौल था, दीपावली जैसी खुशियाँ मनाई गई। राजा रतन सिंह आए हैं तो बादल लेके आए। बताया जाता है कि पद्मावती इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने खुद जो है घोड़ों के पैर में हल्दी लगाई थी और पैरों को धोया था, घोड़ों के पैरों को। अब क्या हुआ कि जो है राजा रतन सिंह आए ही नहीं थे कि पद्मावती ने ये खबर बताई कि उनके एब्सेंस में देवपाल आया था और ये जो है सूचना लेके आया था। अब राजा रतन सिंह राजपूत शासन ठहरे, बोले ऐसी हिम्मत, जबकि थोड़ा सा रुक जाना था पद्मावती को, पानी वानी पीना था, थोड़ा सोचना था, लेकिन नहीं। राजा रतन सिंह ने बोला सेना को कि तैयार हो। बोले हम तैयार से तैयार हुए ही कहाँ हैं, हम तो दिल्ली से आई हैं अभी, तैयार से तैयार हुए ही कहाँ हैं, चलिए। तो देवपाल के ऊपर जो है चढ़ाई कर दी और जो है आखिरकार देवपाल पराजित हुआ, मतलब मारा गया। सीधी सी बात है, देवपाल पराजित हुआ होगा तो राजा रतन सिंह की सेना भी जो है चोटिल हुई होगी। राजा रतन सिंह भी जो है इसमें घायल हो गए थे, बहुत हद तक इतने घायल हो गए थे कि मरने की अवस्था में पहुंच गए थे। पिक्चर में ये बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था राजा रतन सिंह को, जबकि ये नहीं है। अगर मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अगर अपन देखेंगे तो देवपाल के साथ युद्ध करने में ही राजा रतन सिंह मृत अवस्था में पहुंच गए थे। तो इधर अलाउद्दीन खिलजी भी चल दिया था दिल्ली से वापस, कि ऐसा कैसे हो सकता है, छल किया गया हमारे साथ। तो सीधी से अगर अपन बात देखें तो अगर आप समझ सकते हो कि ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये अगर इसको मैं मिटा देता हूँ,
ये दिल्ली है और ये चित्तौड़ है और ये है कुंभलनेर। इसकी जो दूरी है बहुत कम थी। अगर अपन इसको देखें कि ये जो दूरी थी वो काफ़ी थी, ये लगभग 2-2.5 दिन का रास्ता था उस समय, 2-2.5 दिन का। अलाउद्दीन परिचित भी था उस रास्ते से, क्योंकि 12 साल उसने वहाँ रोका था और अभियान के लिए, आक्रमण के लिए वो रुका था, तो उसे अच्छा खासा नॉलेज था उस समय। तो 2-2.5 दिन अगर अपन कहें कि जो राजा रतन सिंह थे देवपाल को पराजित करने के लिए गए थे, आक्रमण करने के लिए। तो ये जब आक्रमण करते हुए जब वापस आ रहे थे तो लगभग जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पहुँच गया था चित्तौड़ में। तो जो है राजा रतन सिंह जो है वापस आए थे। रतन सिंह जब वापस आए थे देवपाल को मार कर, तो राजा रतन सिंह जो है घायल हो गए थे बिल्कुल मृत अवस्था में। तो यहाँ रानियाँ भी, नागमती, पद्मावती भी इंतजार कर रही थी कि जैसे ही राजा अगर मरते हैं तो हम जौहर कर लेंगे। जौहर का मतलब ये होता है कि जौहर इसलिए करती हैं स्त्रियाँ कि कहीं मेरे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए, इसलिए। तो एक प्रकार से तो जौहर कुंड करती हैं। तो राजा रतन सिंह जो है यहाँ मृत्यु हो जाती है राजा रतन सिंह की। किससे? देवपाल से लड़ते हुए राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। जो रानियाँ हैं वो राजपूत रानियाँ जो हैं वो जौहर कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय भगते भगते आता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जौहर जो है उनका बचा नहीं पाता है, वो जौहर हो जाती है। आखिरकार जो है वो पद्मावती को नहीं पा पाता है। तो अलाउद्दीन का पद्मावती को ना पाना ये उसकी हार थी, और पद्मावती का जौहर हो जाना ये उसकी विजय थी। तो इस प्रकार से जो है पिक्चर में दिखाया गया है कि राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन ने मारा था, जबकि ऐसा नहीं था। वो देवपाल से लड़ते हुए आया था, क्योंकि उसके एब्सेंस में जो है उसने पद्मावती को ऑफर दिया था। तो इस प्रकार से ये जो चित्तौड़ अभियान था, अलाउद्दीन, पद्मावती जो है जौहर कर लिया, गंधर्व सेन देवपाल से लड़ते हुए जो है मारे गए थे, और अलाउद्दीन जो है नहीं पा पाया था। तो इस प्रकार से चित्तौड़ अभियान किया गया था। चित्तौड़ अभियान में अगर अपन देखें तो यहाँ विजय हुई किसकी? अलाउद्दीन की हुई। तो राजा जो रतन सिंह अगर अपन कह सकते हैं तो ये पराजित हो गए थे। और राजा रतन सिंह के बाद अपने पुत्र अलाउद्दीन ने पुत्र खिज्र खां को, अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खां, उसको जो है सौंपा क्या? चित्तौड़, और उसका नाम क्या था? खिजराबाद रखा था। तो अब क्या नाम हो गया है चित्तौड़ का? खिजराबाद। तो ये चित्तौड़ का नाम हो गया है खिजराबाद। अगर अपन देखें तो पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था और खिजराबाद उसका नाम रख दिया था। दिल्ली वो वापस चला गया था अलाउद्दीन, और खिज्र खां को सौंप कर खिजराबाद उसका नाम रख दिया था। तो ये 1303 का चित्तौड़ अभियान था। अब 1305 का अपन देखें तो मालवा अभियान। तो ये 1305 का मालवा अभियान था। अगर अपन मालवा अभियान की चर्चा करेंगे तो यहाँ के जो शासक थे, कहाँ के? मालवा के। तो मालवा के जो शासक थे महालखदेव, परमार, अंतिम परमार राजा थे महालखदेव। और अलाउद्दीन की जो सेनापति थे आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क जो यहाँ के सेनापति थे वो नेतृत्व कर रहे थे। तो आइन उल मुल्क ने जो है के नेतृत्व में ये किया, और महालखदेव नेतृत्व आइन उल मुल्क कर रहे थे, अलाउद्दीन के सेनापति। तो महालखदेव जो है, महालख और इसके सेनापति कोका, प्रधान कोका हरनंद ये पराजित हो गए। और जो मालवा है उस मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो मालवा जो है दिल्ली सल्तनत में आ गया, दिल्ली सल्तनत में आ गया। ये 1305 में मालवा अभियान था। अब अपन 1305 में भी जालौर पर चर्चा करते हैं। जालौर अभियान,
1305 में ही मालवा अभियान के समय ही जालौर, एक राजस्थान में जालौर क्षेत्र है, तो जालौर के जो राजा थे, यहाँ के जालौर के राजा थे कानदेव या कन्हार देव कहते हैं अपन, कानदेव। तो जब ये इसने मालवा अभियान किया था आइन उल मुल्क ने, तो कानदेव जो थे चापलूसी चाटुकारिता पूर्वक जो है अपना परिचय दिया। तो अगर अपन कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की प्रशंसा की, तो अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण नहीं किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसने प्रशंसा की थी किसकी, अलाउद्दीन की। लेकिन अलाउद्दीन के जाते से ही दिल्ली में, जैसे अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचा तो इसने अपनी प्रशंसा शुरू कर दी। तो इसका मान मर्दन, मतलब इसको पराजित करने के लिए अलाउद्दीन ने अपनी नौकरानी गुल ए बाहिस्त के नेतृत्व में सेना भेजी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने किस अभियान के लिए अपनी नौकरानी गुल ए बाहिस्त को भेजा था। तो गुल ए बाहिस्त को भेजा था नौकरानी को जालौर के राजा कानदेव को पराजित करने के लिए, जहां रास्ते में क्या हुआ था कि नौकरानी जो है बीमार पड़ गई थी और उनका निधन हो गया था। तो फिर कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी गई। तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जहां उसने किसको कानदेव को पराजित कर दिया। तो ये 1305 का था, मालवा और जालौर अभियान था। तो ये उत्तर के अभियान थे। तो उत्तर के अभियानों को दिल्ली सल्तनत में मिलाना, ये उसका उद्देश्य था, किसका, अलाउद्दीन का। अब आएंगे दक्षिण के अभियान। तो थोड़ा सा मैं मैप में बता देता हूं कि क्या क्या था। अगर अपन मैप की सहायता से देखें, ये लगभग हमारा इंडिया है। तो उस समय जो यहाँ था वो दिल्ली था, ये दिल्ली था, ये यूपी था, ये बिहार था, और ये रणथंबोर था। मध्य प्रदेश की बात करें तो रणथंबोर कहाँ, शिवपुर के पास में। और ये चित्तौड़, मंदसौर, नीमच के ऊपर था। ये पंजाब था, ये सिंध था, यूपी बिहार का कुछ क्षेत्र था। तो पंजाब, दिल्ली, सिंध, यूपी बिहार के कुछ क्षेत्र और चित्तौड़ जैसे रणथंबोर ये था। यहाँ धार था, धार के राजा को पराजित कर दिया था। और ये चंदेरी था, अशोकनगर था, खजुराहो था, ये धार था, ये उज्जैन था। तो इस प्रकार से सिंध, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार के ये सारे क्षेत्र जो थे राजा के अंडर में थे। चित्तौड़, रणथंबोर, उज्जैन, धार, मांडू, महालखदेव पराजित हुआ था। चंदेरी, खजुराहो पर जो ये केंद्र के द्वारा नियुक्त यहाँ सूबेदारों के अधीन थे। तो अगर अपन देखें उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा है, ये जम्मू कश्मीर है और ये बंगाल है। ये स्वतंत्र थे, ये जो गोला लगे हैं ना, ये राजा से स्वतंत्र थे। अगर अपन बात करें तो गुजरात और ये सब जो है राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। अगर अपन बात करें महाराष्ट्र में तो देवगिरी, ये करद राज्य थे। देवगिरी की बात करें, अगर तेलंगाना में बात करें तो वारंगल के काकतीय, कर्नाटक की बात करें तो द्वार समुद्र के होयसल, और अगर तमिलनाडु की बात करें तो मदुरई राज्य, जो वीर पांड और सुंदर पांड यहाँ के थे। तो इस प्रकार से अगर ये जो मैंने निशान लगाए हैं नीचे, ये करद राज्य थे। ये तेलंगाना, कर्नाटक उस समय का, और ये तमिलनाडु, तो ये करद राज्य थे, कर देने वाले राज्य थे। और जो गोला लगाया है तो उड़ीसा, बंगाल और ये जो जम्मू कश्मीर है उस समय स्वतंत्र थे, ये राजा के नियंत्रण में नहीं थे। गुजरात, धार, उज्जैन, चित्तौड़, रणथंबोर, चंदेरी, खजुराहो ये प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। ये यहाँ सूबेदार नियुक्त किए गए थे राजा के द्वारा। सिंध, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार का जो कुछ क्षेत्र था ये राजा के द्वारा था, नियुक्त थे और प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। तो उत्तर अभियानों की अगर अपन ने बात करी, अब अपन बात करेंगे दक्षिण अभियानों की।
दक्षिण अभियानों की बात करेंगे तो दक्षिण अभियानों में अपन सबसे पहले देखेंगे 1307-8 का देवगिरी अभियान। 1307-8 का देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान, देवगिरी में आपको हम पहले बताएंगे कि 1296 में जब अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उसको कर्द राज्य बना लिया था, अपार धन संपदा लूटी थी, उसके चक्कर में ही तो जलालुद्दीन की हत्या हुई थी। और जो एलिचपुर प्रांत था, अचलपुर, जो कि वर्तमान में अगर देखें बुल्ढाना के पश्चिम में है, महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जो क्षेत्र है, उसको कर्द राज्य बना लिया था। देवगिरी में जो उस समय राजा थे, राजा रामचंद्र देव थे। यहाँ अभियान दोबारा करने का मतलब ये था, इसने कर देना बंद कर दिया था। कर देना बंद कर दिया था। उद्देश्य ये था कि इसने कर देना बंद कर दिया था। और दूसरा था कि जब इसने गुजरात पर अभियान किया था तो राजा जो वहाँ के बघेल राजा थे उनको इसने शरण दी थी। तो बघेल राजा रायकर्ण को इसने शरण दी थी, तो इसलिए जो है अभियान किए गए थे। तो मलिक काफूर, जैसा कि बताया गया था, कैम्बे में उसे खरीदा गया था नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनारी। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जाता है। तो काफूर ने जो है रामचंद्र देव को पराजित किया, रामचंद्र देव को पराजित किया और खूब लूटा। किसको? देवगिरी को। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि रामचंद्र देव ने दिल्ली उपस्थित होकर सुल्तान को धन संपदा सौंपी, सुल्तान को धन सौंपा। तो क्या हुआ, बहुत धन संपदा दी। तो हुआ क्या कि सुल्तान को जब धन सौंपा तो अलाउद्दीन ने किसे? रामचंद्र देव को, किसके? देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, उपाधि दी थी किसने? अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी थी। तो देवगिरी कर देना बंद कर दिया था, बघेल राजा रायकर्ण को शरण दी थी। तो मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित किया और लूटा। रामचंद्र देव ने सुल्तान के पास जाकर धन सौंपा और अधीनता स्वीकार की कि हम आपके अंडर में हैं। अलाउद्दीन ने क्या हुआ कि रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी और साथ में क्या हुआ, अलाउद्दीन ने दो चीज़ें, एक और चीज़ दी, नौसारी गुजरात, नौसारी जिला है वहाँ का, गुजरात का, यहाँ की जागीर दी, यहाँ की जागीर सौंपी। नौसारी गुजरात की जागीर सौंपी। किसे सौंपी? इसको, रामचंद्र को। और इसी समय क्या है, राजा रायकर्ण जब गया था तो देवल देवी के साथ गया था। तो देवल देवी जो पुत्री थी इसको लाया गया, देवल देवी को बंदी बनाकर लाया गया, जहां आगे चलकर खिज्र खां से विवाह किया गया। खिज्र खां से विवाह कर दिया गया, जो कि चित्तौड़ का सूबेदार हो गया था, खिजराबाद नाम रख दिया था। तो खिज्र खां से, अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां से विवाह करा दिया। किसका? देवल देवी का। तो देवल देवी किसकी हुई? खिज्र खां की। तो ये देवगिरी का अभियान था। अधीनता स्वीकार कर ली थी रामचंद्र देव ने, हर वर्ष कर देना स्वीकार किया था। तो ये 1307-8 में देवगिरी अभियान था। अब 1309-10 का वारंगल अभियान। तो वारंगल के काकतीय वंश का यहाँ शासन था, काकतीय वंश का शासन था। तो अगर अपन बात करें कि देवगिरी के दक्षिण पूर्व की बात हो रही है, तेलंगाना, वर्तमान में तेलंगाना राज्य है। तो यहाँ के जो उस समय शासक हुआ करते थे वो कौन से शासक थे? रुद्र प्रताप द्वितीय यहाँ के शासक थे। तो मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। तो क्या हुआ कि रुद्र प्रताप देव ने, तो रुद्र ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, खुद की सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें साथ में सोने की जंजीर पहनाकर, तो रुद्र प्रताप ने खुद की सोने की मूर्ति बनवाई, उस पर सोने की जंजीर पहनाई और मलिक काफूर को सौंपा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार की और अपार धन संपदा उसको दी। तो साथ में कोहिनूर हीरा भी दिया था। तो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को कहाँ से मिला था? वो वारंगल के काकतीय वंश के रुद्र प्रताप द्वितीय से मिला था। तो कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ। तो ये करद राज्य थे, कर देना स्वीकार करते थे। बस एक ही था दक्षिण अभियान से, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र थे, बार बार पहुंच नहीं पाएंगे।
तो डर के मारे सिर्फ इतना ही कहा जाता था कि आप कर दो, बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना शासन संभालिए। तो कर देना स्वीकार किया, कर देना स्वीकार किया। तो 1309-10 का वारंगल अभियान था। अब अपन बात करेंगे आगे। तो ये थे अभियान, दक्षिण के अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जाते हैं आप। तो ये मैंने मैप के द्वारा भी आपको बताया कहाँ कहाँ क्या क्या किसका शासन था, राजा से प्रत्यक्ष नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र थे। तो ये दक्षिण का अभियान तो अपन ने 1309-10 में अपन ने जाना वारंगल अभियान। अब 1311 में द्वार समुद्र, द्वार समुद्र मतलब ये राजधानी थी द्वार समुद्र के होयसल वंश, होयसल वंश, यहाँ होयसल वंश का कब्जा था और जो यहाँ के शासक थे वो बल्लाल तृतीय थे। बल्लाल तृतीय का शासन था। द्वार समुद्र की बात करें तो वर्तमान का कर्नाटक, यह कर्नाटक है, द्वार समुद्र राजधानी थी। तो बल्लाल तृतीय पराजित कर देना स्वीकार किया, मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। तो 1311 में फिर एक और आक्रमण किया, अभियान किया, तो थे मदुरै अभियान। मदुरै मतलब तमिलनाडु, वर्तमान की बात हो रही है। यहाँ शासन सत्ता संघर्ष चल रहा था, यहाँ सत्ता संघर्ष तो किसका चल रहा था? सुंदर पांड्य, दोनों भाई थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच, वीर पांड्य के बीच। तो ये दोनों भाई थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। सत्ता संघर्ष चल रहा था मदुरै में। दोनों के पिता थे कुलशेखर, कुलशेखर पिता थे, इनके पिता का नाम था कुलशेखर। तो सुंदर पांड्य और वीर पांड्य सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तो सुंदर पांड्य ने ही शिकायत की थी मलिक काफूर से कि आप आइए और मुझे सत्ता दिलवाइए, आपको इसके लिए निश्चित धनराशि दी जाएगी। तो वीर पांड्य के विरुद्ध मलिक काफूर ने युद्ध किया और काफूर के नेतृत्व में पूरा दक्षिण भारत का श्रेय उसी को ही जाता और वीर पांड्य जो है भाग खड़ा हुआ। अभी तक की सबसे अधिक धन संपदा यहाँ से मिली, अधिक धन संपदा यहाँ से सबसे अधिक मिली और करद राज्य बना लिया था। तो इसी प्रकार से 1311 में मदुरै अभियान हुआ था और 1312 में वापस से देवगिरी का अभियान हुआ था लौटते हुए। तो ये यहाँ से लौट गया था काफूर धन संपदा लेकर और वीर पांड्य उसको नहीं मिला था, काफ़ी काफूर ने प्रयत्न किया लेकिन नहीं मिला। 1312 में वापस देवगिरी अभियान हुआ था। तो आप समझ रहे होंगे कि ये वापस देवगिरी अभियान क्यों हुआ 1312 में। तो अब आ गया था शंकरदेव, राजा रामचंद्र देव का पुत्र शंकरदेव। तो शंकरदेव आ गया था, कारण था कर देना बंद कर दिया था, कर देना बंद कर दिया था। तो काफूर ने जो है इसकी हत्या कर दी, किसकी? शंकरदेव की, पराजित करके और धन लेकर लूटा था, धन लेकर वापस लौटा, कहाँ? दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं दक्षिण के अभियान, उत्तर के अभियान। तो उत्तर के अभियानों में अपन ने चर्चा की, गुजरात, रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़ अभियान, मालवा अभियान, जालौर अभियान। तो ये उत्तर के अभियान थे। दक्षिण में अगर बात करें तो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै और वापस देवगिरी। तो ये इसके दक्षिण अभियान थे। अभियान पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो ये जानकारी आपको पूरी होना चाहिए। तो अपन ने ये सब चीज़ों को जाना और मैप की सहायता से भी आपको मैंने बताया ताकि आपको पूरा व्यवस्थित समझ में आए। ये मध्य प्रदेश में चंदेरी देखेंगे तो अशोकनगर में है, उज्जैन के नीचे धार है, मांडू है यहाँ क्योंकि महालक्ष्मी को पराजित किया था, नीमच मंदसौर के ऊपर चित्तौड़ है, रणथंभौर शिवपुर के साइड में है, पश्चिम में है, खजुराहो जो है छतरपुर में है। और ये आपको बताया यूपी और बिहार का कुछ क्षेत्र था, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर ये सब स्वतंत्र थे। मैप की सहायता से क्या है अच्छे से समझ में आता है, इसलिए जो है मैंने आपको जानकारी इसकी दी। अब अपन बात करेंगे उत्तराधिकारी की कि अलाउद्दीन ने ये सब किया, उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना। उत्तराधिकारी बरनी के अनुसार जो है अलाउद्दीन का समय जो है बहुत कष्टों में बीता था। अलाउद्दीन का जो समय है लास्ट समय, उसको असाध्य रोग हो गया था। तो अगर अपन बात करें तो उत्तराधिकारी जो है खिज्र खां को इसने घोषित किया था, लेकिन खिज्र खां के क्योंकि अब ये पीड़ित हो गया था तो कुछ कर नहीं पा रहा था,
तो काफूर, मलिक काफूर ने अपनी चतुराई से क्या हुआ, तो मलिक काफूर ने क्योंकि इस समय सक्षम था, तो इसने खिज्र खां, सल्दी खां को अंधा करवा दिया। किसने? काफूर ने अंधा करवा दिया। और कुतुबुद्दीन, एक और लड़का था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसको कारावास में डाल दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कारावास में डाल दिया। तो खिज्र खां और सल्दी खां को अंधा करवा दिया, कुतुबुद्दीन मुबारक खां को कारावास में डाल दिया। किसने? काफूर ने, क्योंकि अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी 1316 में। और अलाउद्दीन का पुत्र था अल्पवयस्क पुत्र, मतलब वयस्क नहीं हुआ था, तो अल्पवयस्क पुत्र शहाबुद्दीन उमर, ये छोटा ही था, लगभग 5 वर्ष का था शहाबुद्दीन उमर। तो काफूर ने जो है इसका संरक्षक बनकर शासन किया शहाबुद्दीन उमर। तो सीधी सी बात है, अगर शासन करना ही था तो खिज्र खां थे, सल्दी खां थी, क्यों? क्योंकि वो अपने चलाते। तो काफूर ने जो किया कि सोचा शहाबुद्दीन उमर उतना समझदार नहीं है, सिर्फ उसके वंशज को बैठा के जो है मैं अपनी छुपे हुए उद्देश्यों को पूरा कर सकता हूँ। तो काफूर ने जो शासन किया शहाबुद्दीन उमर का संरक्षण करके। फलस्वरूप क्या हुआ कि तुर्क अमीरों ने 35 दिन बाद ही काफूर की हत्या कर दी, वो हिजड़े की हत्या कर दी, जो 1000 दिनारी हिजड़ा था, काफूर की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कारावास से वापस निकाला। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कारावास से वापस निकाला। तो अब कौन बनेगा सुल्तान? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अब शासक बनेगा। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो आप समझ सकते हो, शहाबुद्दीन उमर मैंने इसलिए नहीं लिखी थी कि थोड़ा सा ही शासन था। तो 1316 से लेकर 1320 तक इसने शासन किया। फिर क्या हुआ? मुबारक खिलजी वापस निकला बाहर। तो अगर अपन देखें, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कारावास से वापस निकला और शहाबुद्दीन की इसने हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। ये आपको जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ ही रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तो मलिक काफूर जो उसका विश्वास पात्र था, उसने खिज्र खां, सल्दी खां, जो ये पुत्र ही हैं उसके, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये सब पुत्र हैं, 2 को उसने अंधा करवा दिया और इसको तीसरे को कारावास में डाल दिया। एक छोटा पुत्र था 5 वर्षीय अल्पवयस्क शहाबुद्दीन उमर को उसने सुल्तान बनाया, उसके संरक्षण में खुद शासन करने लगा। तुर्क अमीर नाराज हुए, 35 दिन बाद काफूर की हत्या कर दी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कारावास से वापस निकाला और कुतुबुद्दीन ने निकाल के शहाबुद्दीन की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन गया। कुतुबुद्दीन जो मुबारक खिलजी है, इसने खलीफा को सत्ता को अस्वीकार कर दिया था। खलीफा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया कि मैं खलीफा का कोई नायब नहीं हूं, ना कोई हूं, मैं खलीफा की सत्ता को अस्वीकार करता हूं। इसलिए इसने जो है उपाधियां धारण की, अल इमाम, अल वासिक बिल्लाह, खिलाफत उल लह, ये इसने तीनों उपाधियां धारण की। तो खलीफा की सत्ता को अस्वीकार किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अल इमाम, अल वासिक बिल्लाह, खिलाफत उल लह की उपाधियां धारण की। पिताजी के द्वारा जारी 4 अध्यादेश, तो 4 अध्यादेश को इसने समाप्त कर दिया और क्षमा करो भूल जाओ की नीति को अपनाया। क्षमा करो और भूल जाओ की नीति को इसने अपनाया। भूल जाओ की नीति को अपनाया इसने।
सारे कैदियों को इसने छुट्टी दे दी, जितने भी थे, कुछ भी ऊट पटांग। बर्नी कहते हैं कि इसका जो चरित्र था संदेहास्पद था, चरित्र जो था वो संदेहास्पद था। संदेहास्पद का मतलब ये है कि कभी कभी ये जो है नग्न अवस्था में ही आ जाता था, भरे राज दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था। तो ऐसा था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, थोड़ा सा पागल टाइप का था। राज दरबार में, खुले राज दरबार, भरे राज दरबार में ही आलिंगन और चुंबन करता था, नग्न अवस्था में ही आ जाता था। तो इसने कुछ जो 2-3 चमचे बना के रखे थे, उनके साथ खुलेआम राज दरबार में आलिंगन और चुंबन करता था। बर्नी कहते थे। चरित्र जो था संदेहास्पद था, विलासी था, अयोग्य था। सीधी सी बात है, जो राज दरबार में ऐसा कर रहा है तो उसके प्रति क्या निष्ठा रही होगी लोगों की, क्या भाव प्रकट करेंगे वो, क्या भाव प्रकट करेंगे। तो चरित्र था वो संदेहास्पद था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी के शासक, अब देवगिरी में कौन था उस समय, आ गए थे हरपाल। हरपाल कौन थे? राजा रामचंद्र देव के पुत्र बने थे शंकर देव। काफूर ने मार दिया था, जब कर देना बंद कर दिया था 1312 में। उसके बाद बने थे दामाद हरपाल, किसके? राजा रामचंद्र देव के। तो अगर अपन कहें तो शंकर देव के जीजा, तो हरपाल बने थे। तो इसने हरपाल को पराजित कर दिया। किसने कर दिया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। और देवगिरी का नाम रखा कुतुबाबाद। कुतुबाबाद, कुतुबाबाद, ये इंपॉर्टेंट है। देवगिरी का नाम क्या रखा? कुतुबाबाद। किसने रखा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम रखा कुतुबाबाद। ये पूछा जाता है। और धर्म परिवर्तित मुसलमान, धर्म परिवर्तित मुसलमान नासरुद्दीन खुसरो शाह, नासरुद्दीन खुसरो शाह को अपना नायब बनाया था। तो नासरुद्दीन खुसरो शाह ने आगे चलकर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यहीं समाप्त हो जाता है। अब आएगा नासरुद्दीन खुसरो शाह। ये आपको बता दिया कि 4 अध्यादेश उसने पारित किए थे। किसने? अलाउद्दीन ने। उनको हटा दिया, क्षमा करो भूल जाओ की नीति को अपनाया। बर्नी के अनुसार चरित्र संदेहास्पद था, नग्न अवस्था में आ जाता था राज दरबार में, महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था, भरे राज दरबार में आलिंगन और चुंबन करता था। ये बर्नी कहते हैं। देवगिरी के राजा हरपाल को पराजित करके देवगिरी का नाम रखा था कुतुबाबाद। और धर्म परिवर्तित मुसलमान नासरुद्दीन खुसरो शाह का अपना नायब बनाया था। और उसके बाद नासरुद्दीन खुसरो शाह ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। तो अब कौन आ जाएगा 1320 में? नासरुद्दीन खुसरो शाह। नासरुद्दीन खुसरो शाह। नासरुद्दीन खुसरो जो था वो धर्म परिवर्तित मुसलमान था। तो आप समझ रहे होंगे, धर्म परिवर्तित मुसलमान था मतलब इसके पहले वो कुछ तो रहा होगा। कौन सा धर्म रहा था? तो वो हिंदू धर्म का था। तो नासरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में नासरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना। तो परिचय में बात करें तो धर्म परिवर्तित मुसलमान था, धर्म परिवर्तित मुसलमान था। ये गुजरात की गडरिया जाति का हिंदू था पहले। तो गुजरात की गडरिया जाति का हिंदू था, मतलब गडरिया अगर बात करें तो पाल शायद रहा होगा। गुजरात की गडरिया जाति का हिंदू था। दिल्ली का प्रथम भारतीय मुसलमान सुल्तान था। भारतीय मुसलमान सुल्तान था। भारतीय मुसलमान सुल्तान था, ये इंपॉर्टेंट है। कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम नासरुद्दीन खुसरो शाह था। दिल्ली का प्रथम भारतीय मुसलमान, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुसलमान सुल्तान था। कौन था? नासरुद्दीन खुसरो शाह। इसने उपाधि ली थी पैगंबर का सेनापति, घोषित किया था अपने आप को। इसने मुसलमान बन गया था, पैगंबर का सेनापति, और अपने आप को घोषित किया था। और खुतबे पढ़वाए थे। खुतबे का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। खुतबे पढ़वाए इसने। निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध मुस्लिम संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। नैतिक समर्थन प्राप्त था। तो सीधी सी बात है, तुर्क अमीर क्यों चाहेंगे कि तुर्क शासन ना रहे?
कोई भारतीय मुसलमान सुल्तान बने, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसके पहले ही इमादुद्दीन रेहान बना था बलबन के समय में, देखा था कैसे उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जो तुर्क लोग थे वो कहते थे कि इस्लाम खतरे में है, नारे लगाते थे, इस्लाम खतरे में है, ऐसा ये नारा लगाते थे। कौन? तुर्क। और इसे इस्लाम का शत्रु कहते थे, इस्लाम का शत्रु कहते थे। नासरुद्दीन खुसरो शाह ने खिज्र खां की विधवा रानी, तो विधवा रानी कौन थी? देवल देवी, जो कि रायकाड़ की पुत्री थी। देवल देवी जो कि देवगिरी से लाई गई थी, तो देवल देवी से इसने विवाह कर लिया, देवल देवी से विवाह कर लिया। आगे चलकर जो है इस प्रकार से गाजी मलिक ने, जो कि गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी, गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान, जो कि 1320 से 25 तक रहा था। तो गाजी मलिक ने तुर्क अमीरों के कहने पर इसकी हत्या कर दी थी। तो नासरुद्दीन खुसरो शाह, इस प्रकार से खिलजी वंश यहीं समाप्त होता है। आगे आएगा तुगलक वंश। तो ये था धर्म परिवर्तित मुसलमान था, गुजरात की गडरिया जाति का हिंदू था, दिल्ली का प्रथम भारतीय मुसलमान सुल्तान था, पैगंबर का सेनापति, खुतबे पढ़वाए थे, निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। निजामुद्दीन औलिया का इसको नैतिक समर्थन इसलिए मिल गया था क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कैसी हरकत करता था, उसका चरित्र कैसा था। तो वो प्रसिद्ध मुस्लिम संत थे और संत ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे किसे? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। इसलिए जो है नासरुद्दीन खुसरो शाह को नैतिक समर्थन प्राप्त था। तो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु है, ये कौन नारा लगाते थे? तुर्क अमीर, जो कि वहाँ के सरदार थे। खिज्र की विधवा रानी देवल देवी से इसने विवाह किया था, गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार से खिलजी वंश यहीं समाप्त हो जाता है और आगे तुगलक वंश आता है। अब अपन बात करते हैं अलाउद्दीन ने इतने अच्छे काम किए थे, और काम किए थे मतलब अभियान किए थे, तो उसने कुछ तो किया ही होगा। तो उसके साहित्य की बात करें, किसके साहित्य की बात करें? अलाउद्दीन के। तो साहित्यिक योगदान की बात करें अपन, साहित्यिक योगदान की बात करें तो साहित्यिक योगदान में अमीर खुसरो जो है इसके शासन में थे और संरक्षण प्राप्त था, विद्वान थे अमीर खुसरो। अमीर हसन ए दहलवी, इनकी जो पुस्तक थी अमीर खुसरो की, खजाइन उल फुतू या तारीख ए अलाई। और अमीर हसन ए दहलवी की जो पुस्तक थी फवाद अल फवाद, ये पुस्तक थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतू या तारीख अलाई, अमीर हसन ए दहलवी, फवाद अल फवाद। अमीर खुसरो इसके साथ आया था, गुजरात अभियान में भी इसके साथ था, तो पूरे दक्षिण अभियान में भी, जो उत्तर अभियान में था, बाकायदा अलाउद्दीन के साथ था अमीर खुसरो। साहित्यिक योगदान के बाद अगर अपन देखें तो कलात्मक योगदान पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसका योगदान था। तो अलाउद्दीन ने हौज ए खास तालाब का निर्माण कराया था, और कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था, सीरी के किले का निर्माण कराया था, हौजे खास तालाब, अलाई दरवाजा का इसने निर्माण कराया था। और अगर अपन बात करें तो दिल्ली में स्थित 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था, 1000 खंबा महल का निर्माण कराया था। तो ये था साहित्यिक योगदान इसका था। कलात्मक में हौज ए खास तालाब, कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल, इसने इसका निर्माण कराया था। अगर अपन इसकी प्रशासनिक में बात करें, प्रशासनिक में अगर इसकी अपन बात करें
तो राजधानी के आर्थिक मामलों के लिए, राजधानी के आर्थिक मामलों, राजधानी के आर्थिक मामलों के लिए, मतलब जो आर्थिक मतलब जिससे धन मिलता है, जिससे मुद्रा प्राप्त होती है, जो भी मामले मतलब जो भी व्यापार है उससे संबंधित वित्त के जो भी मामले हैं उसकी राजधानी के आर्थिक मामलों के लिए इसने दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए वजारत नामक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दीवान ए वजारत नाप तौल की जांच के लिए, नाप तौल की जांच के लिए, जनता के आचरण के लिए, जनता के आचरण की जांच के लिए इसने जो है मुहत्सिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ। दीवान ए वजारत, राजधानी के आर्थिक मामलों के लिए, नाप तौल की जांच के लिए मुहत्सिब, और जनता के आचरण के लिए जो है मुहत्सिब नामक अधिकारी की इसने नियुक्ति की थी। गुप्तचर का जो है पुनर्संगठन किया था, गुप्तचर का पुनर्संगठन किया था, गुप्तचर का पुनर्संगठन किया था। और गुप्तचर के लिए वरीद, मतलब वरीद क्या होता है, अधिकारी, अधिकारी, और मुनहिस सैनिक, मुनहिस जो है सैनिक, सैनिक अधिकारियों की इसने जो है नियुक्ति की थी, मतलब जनता के आचरण के लिए कि कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो गुप्तचर के ही द्वारा पता लगा पाएंगे। तो गुप्तचर मतलब वरीद अधिकारी और मुनहिस सैनिक की इसने नियुक्ति की थी। तो ये इसकी प्रशासनिक जानकारी थी। राज्य के आर्थिक मामलों के लिए दीवानी वजारत, नाप तौल की जांच, जनता के आचरण के लिए मुहस्सिब नामक अधिकारी नियुक्ति की थी, गुप्तचर का पुनर्संगठन किया, वरीद और मुनहिस। कलात्मक योगदान में अपन ने जाना ही, साहित्यिक योगदान में अपन ने ये चीज़ें जानी। इसके सैन्य मामलों की अपन जानकारी लेते हैं कि सैन्य मामले में इसका क्या योगदान था। सैन्य, सैन्य संगठन के बारे में बताएंगे। तो इसने सेना का केंद्रीकरण किया, सेना का केंद्रीकरण किया, केंद्रीकरण किया मतलब केंद्र के अधीन सेना होगी। जितने भी सूबेदारों के यहाँ भी सेना रहेगी, जितने भी सूबेदार है केंद्र के द्वारा नियुक्त, वहाँ भी जो भी सेना रहेगी वो केंद्र के द्वारा नियुक्त रहेगी, केंद्र के अधीन रहेगी। स्थायी सेना का प्रावधान किया, स्थायी सेना का प्रावधान किया। सीधी भर्ती इसने प्रारंभ की, सीधी भर्ती प्रारंभ की। नगद वेतन प्रारंभ किया इसने, नगद वेतन प्रारंभ किया। दाग एवं हुलिया प्रथा, दाग एवं हुलिया प्रथा, ये क्या होता था कि घोड़ों को दागा जाता था। जो घोड़े प्रशिक्षण ले लेते थे वो क्या होते थे कि किसी भी जो सैनिक घोड़ा लेके आते थे उनका प्रशिक्षण होता था, तो घोड़ा और वो सैनिक प्रशिक्षित हो जाता था। तो क्या होता था कि वो क्या करता था, जब सैनिक के दूसरे सैनिक से मिलके अपना ही घोड़ा दे देता था, तो उसमें क्या होती थी, कठिनाई ये होती थी कि फिर क्षमता वाले सैनिक नहीं आएंगे। मतलब एक ही घोड़ा लेके दूसरा सैनिक आ जाएगा जो कि सैनिक पहले से ही प्रशिक्षित ले चुका है, तो क्या मतलब रहेगा। और बाद में जब मिलेगा तो अपना नया घोड़ा लेके आ जाएगा और वो जो कि प्रशिक्षित नहीं रहेगा। तो दाग एवं हुलिया प्रथा कि जो सैनिक जो है घोड़ा सहित प्रशिक्षण ले चुका है उसको दाग दिया जाएगा घोड़े को। तो दाग एवं हुलिया प्रथा इसने प्रारंभ की ताकि कोई सैनिक दोबारा मतलब जो है अंदर ना घुस पाए बिना प्रशिक्षण के, इसलिए इसने दाग एवं हुलिया प्रथा लेके आया था। खम्स, खम्स मतलब लूट का माल, लूट के माल में 4/5 हिस्सा, 4/5 हिस्सा राज्य के लिए आरक्षित किया और 1/5 हिस्सा सैनिकों के लिए। जो भी लूट का माल मिलेगा वो सैनिकों में बांट दिया जाएगा। तो ये सैन्य था, ये साहित्यिक योगदान था, ये कलात्मक था। हौजे खास तालाब, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछा जाता है। कभी पूछ दिया इंपॉर्टेंट कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी के किले का निर्माण, 1000 खंबा महल। सैन्य मामलों में अगर कहेगा कि सीधी भर्ती किसने प्रारंभ की थी, दाग एवं हुलिया प्रथा कौन लेके आया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर अपन आगे चर्चा करते हैं आप इसका बाजार नियंत्रण व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, इस पर भी अपन
चर्चा करते हैं। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर अपन चर्चा करेंगे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो सबसे पहले है कीमतों को पुनर्निर्धारण। कीमतों का इसने पुनर्निर्धारण किया। मतलब सभी कीमतों की जो सारी वस्तुओं की कीमतें हैं उसने निश्चित की। वस्तुओं की कीमतों को उसने निश्चित किया। वस्तुओं की कीमतों को निश्चित किया। उसका मानना था कि वस्तुओं को कीमतों को जो है निश्चित करना, मतलब उस किसी भी वस्तु की कीमत को निश्चित करना उस वस्तु की कीमत को कम करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है निश्चित करना। तो वस्तुओं की कीमतों को उसने जो निश्चित किया था उत्पादन लागत के आधार पर किया था, मनमाने ढंग से नहीं किया था। तो किसके आधार पर किया था? उत्पादन लागत, कि किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है और किस प्रकार से विक्रय हो रहा है, उस हिसाब से उसने वस्तुओं की कीमतों को निश्चित किया। दूसरा है अनाज मंडी। अनेक अनाज मंडियों का उसने निर्माण करवाया। इसके लिए जो विभाग बनाया, सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। किसी को भी अनाज यहाँ बेचना है या खरीदना है तो उसके लिए सबसे पहले सहना ए मंडी में पंजीकरण कराना पड़ता था। तो सहना ए मंडी का उसने निर्माण कराया। तीसरा है उपभोक्ता बाजार। उपभोक्ता बाजार मतलब जो भी चीज़ है, उपयोग की जाने वाली चीज़ें वो सारी यहाँ मिलती थी। उपभोक्ता बाजार तो दिल्ली द्वार के निकट, दिल्ली द्वार मतलब बदायूं, अगर अपन कहें दिल्ली द्वार के निकट सराय ए अदल, सराय ए अदल विभाग की स्थापना की। सराय ए अदल विभाग की इसने स्थापना की। तो सराय अदल में जो है विदेशी वस्तुएं मिलती थी। विदेशी वस्तुएं प्लस राज्य, जो कि राज्यों के अधीनस्थ राज्यों जो द्वारा यहाँ चीज़ें मिलती थी। तो विदेशी वस्तुओं में अगर अपन बात करें तो घी है, सूखा मेवा है, दास दासियाँ हैं यहाँ मिलते थे, नौकर नौकरानी मिलते थे, जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती थी उपभोक्ता बाजार में। सराय ए अदल नामक विभाग की इसने स्थापना की थी। सहना ए मंडी की विभाग की स्थापना की थी। तो ये इसका बाजार नियंत्रण व्यवस्था था। अब अपन करते हैं राजस्व एवं कर व्यवस्था। क्या था राजस्व व्यवस्था इसकी? राजस्व एवं कर व्यवस्था। तो राजस्व एवं कर व्यवस्था में अगर अपन देखेंगे तो इसने राजस्व का पुनर्निर्धारण किया। तो राजस्व को क्या कहते हैं? भू राजस्व को क्या कहते हैं? खराज। तो इसने क्या किया? 50%, मतलब जो भू कर लगेगा, जो राजस्व होगा भूमि पर, उसका 50% लिया जाएगा, इसने किया। और भूमि का जो मापन है वो मसाहत पद्धति के आधार पर होगा। मसाहत पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मसाहत पद्धति। इसके लिए जो है इसने जाब्ता अधिनियम पारित किया था, जाब्ता एक्ट पारित किया था। और भूमि की 2 इकाई हुआ करती थी। तो भूमि की जो छोटी इकाई थी वो वफा ए बिस्वा थी, वफा ए बिस्वा। और बड़ी इकाई जो थी वो बीघा थी, वो बड़ी इकाई जो थी वो बीघा थी। तो इस प्रकार से इसने ये भूमि का मापन किया था। मध्यस्थों का उन्मूलन किया। मध्यस्थ मतलब बिचौलिया, दलाल, मध्यस्थों का इसने उन्मूलन किया, उनको हटाया। तो इस प्रकार से कौन कौन से थे मध्यस्थ? खूत, जो कि गांव से राजस्व लेते थे। मुकद्दम, गांव के मुखिया हुआ करते थे। और चौधरी, 100 गांव का मुखिया, मतलब अगर अपन कहें कि परगना का अधिकारी, ये जो है राजस्व जो है केंद्र में जमा करवाते थे। तो खूत, मुकद्दम, चौधरी, इनका मध्यस्थों का जो उन्मूलन कर दिया, सीधे किसान जो है लाकर राजस्व जमा करेंगे। अनुदान भूमि का पुनर्ग्रहण किया। अनुदान भूमि का पुनर्ग्रहण किया।
अनुदान भूमि क्या होती है? जो दान में दी गई थी। वक्फ भूमि, जो माफ़ी की भूमि होती थी, वक्फ भूमि जो धर्मास्व भूमि थी, इसने क्या किया? उसको अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहण करके उसको खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि में उसको परिवर्तित किया, रक्षित भूमि कहलाती थी। तो ये था इसका। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था में अगर अपन देखें, शहनाई मंडी ये इंपॉर्टेंट है, सराय अदल, खराज 50% मतलब भू राजस्व लेता था 50%, मापन मसाद पद्धति जाब्ता एक्ट अधिनियम पारित किया था, छोटी इकाई बड़ी इकाई, मध्यस्थों को खूत मुकद्दम चौधरी का उसने उन्मूलन कर दिया था, अनुदान भूमि का पुनर्ग्रहण किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्थाएं थी। तो खिलजी वंश का जो यही अंत होता है। कल हम तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।